हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे क्लास 8 के साइंस का 16th चैप्टर प्रकाश के बारे में, और साथ ही जान लेंगे इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, इस चैप्टर का हेडिंग है फ्रेंड्स प्रकाश। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर्स में आपको कौन सी बातें बताई गई हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर्स में आपको प्रकाश के बारे में समझाया गया है, उसके आपतन मान और परावर्तन मान के बारे में बताया गया है। साथ में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने क्लास के 7 में जानी थी, लास्ट के क्लासेस में आपने जानी थी, ठीक है ना। उसका ही एक एडवांस फॉर्म आज आपको क्लास 8 में बताया जा रहा है, ठीक है ना। आगे चलकर आपको क्लास आगे आने वाली क्लासेस में आपको इससे भी ज्यादा बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको जानने के लिए मिलेंगी फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये प्रकाश शब्द का आखिर क्या मतलब है। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हैं, प्रकाश जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म होती है, ठीक है ना। प्रकाश क्या है फ्रेंड्स? तो प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक है ना। और प्रकाश की ही सहायता से हम विभिन्न वस्तुओं को हम देख पाते हैं। तो यह कैसे संभव हो पाता है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं हमारे इस पूरे सौर मंडल में प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सूर्य को माना जाता है, ठीक है ना। जब अंधकार हो जाता है ना फ्रेंड्स, तो आप जानते हैं जो प्रकाश टॉर्च उत्पन्न करता है या मोमबत्ती उत्पन्न करती है, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के जो बल्ब है वो उत्पन्न करते हैं, उनकी सहायता से हम वस्तुओं को अंधकार में या फिर रात में देख पाते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि अंधकार घर, ठीक है ना, मान लिया जाए कोई एक कमरा है जो अंधकारपूर्ण है, ठीक है ना। तो क्या आप अंधेरे कमरे में कोई भी वस्तुओं को आप देख पाएंगे फ्रेंड्स? तो इसका उत्तर होगा नहीं। अंधकार कमरे में आप किसी भी वस्तु को आप दिखने में सक्षम नहीं होंगे फ्रेंड्स। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, मान लिया जाए कि आप अंधकार घर में है, अंधकार रूम में है, कमरा आपका अंधकार है और बाहर जो है वो आपका अंधकार है, तो क्या आप बाहरी वस्तु को देख पाएंगे? अगर बाहर भी मान लिया जाए अंधकार है तो आप निश्चित रूप से नहीं देख पाएंगे। लेकिन अंधकार घर से अगर बाहर की तरफ अगर आप देखते हैं, जिस बाहर में प्रकाश की उपस्थिति है, तो आप निश्चित रूप से वस्तुओं को देख पाएंगे। समझ रहे हैं आपकी बातों को, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि हम प्रकाश को किस तरह से देख पाते हैं। जब आखिर वस्तुओं पर जो किरण है उसमें से आने वाली किरणें, यानी वस्तुओं से जो भी किरणें हमारी आंखों की तरफ आती है उससे हम देख पाते हैं, ठीक है ना। तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। याद रखना है आपको, अगर प्रकाश की किरणें अगर वस्तुओं से हमारी आंखों की तरफ नहीं आ रही है तो निश्चित रूप से हम पदार्थ को नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, साथ में आपको ह्यूमन आई के भी बारे में बताया जाएगा, ह्यूमन नेत्र के बारे में, मानव नेत्र के बारे में आपको बताया जाएगा कि आखिर मानव नेत्र के भाग कौन कौन से हैं, किस तरह से हम किसी भी वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ बातें परावर्तन से संबंधित प्रकाश के बारे में, यानी प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ बातों को जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि आखिर परावर्तन जो होता है वह प्रकाश का, वह दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन या फिर विसरित परावर्तन, ठीक है ना। नियमित परावर्तन फ्रेंड्स क्या है? तो फ्रेंड्स, नियमित परावर्तन का सबसे सर्वश्रेष्ठ आप उदाहरण के रूप में आप कह सकते हैं, जब भी हम मिरर्स में हम अपना फेस देखते हैं ना फ्रेंड्स, वह नियमित परावर्तन का उदाहरण है, ठीक है ना। मिरर्स में देखे जाने वाले जो भी आखिर प्रतिबिंब दिखाई देता है वह होता है आभासी। याद रखना है, आभास होता है, यानी काल्पनिक होता है, वो वास्तविक होता नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है ना। कई बार ऐसा एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, मिरर में जो भी आप चित्र देख रहे हैं क्या वह आभासी होता है या फिर वास्तविक होता है? तो वह आभासी होता है, वास्तविक वह नहीं होता है, ठीक है ना। और जो भी ऑब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं, वस्तु, जो भी वस्तु है आप रखे हैं मिरर के सामने, तो बिल्कुल जैसा उसका इमेज है, बिल्कुल जितना उस ऑब्जेक्ट वस्तु का साइज है वैसा ही आपको मिरर में दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन आपको उस ऑब्जेक्ट की जो दूरी है, ऐसा लगेगा, प्रतीत होगा कि मिरर के पीछे उस ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ठीक है ना। यानी मिरर के पीछे से उस ऑब्जेक्ट वह रखा गया है, उससे आ रही है प्रकाश, आपको ऐसा प्रतीत होगा, ठीक है ना। याद रखना है, यानी मिरर से ऑब्जेक्ट जितना दूर खड़ा है, ठीक है ना, मान लिया जाए कि यह मिरर है, ठीक है ना फ्रेंड्स, यह मिरर है और
यहां पर कोई आदमी खड़ा है तो उसका इमेज बिल्कुल इस जगह पर बनेगा, ठीक है ना। यानी मान लिया जाए कि इस आदमी की मिरर से दूरी अगर मान लिया जाए 2 मीटर की है, ठीक है ना, तो यहां से मिरर के पीछे उसकी प्रतीत होगा ये 2 मीटर, यानी टोटल जो है ये 4 मीटर का होगा। समझना है आपको बातों को। अगर आप अगर यहां पर अगर आंख रखकर अगर आप देखते हैं, ठीक है ना, अगर आप रखकर देखते हैं यहां पर, तो आदमी आपको इस जगह पर खड़ा दिखाई देगा, जो कि डिस्टेंस होगा 2 और 2 + 4 का, लेकिन वास्तव में है 2 ही मीटर की दूरी, याद रखना है। इस तरह के भी सवाल आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो जैसा मैंने कहा फ्रेंड्स, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो फ्रेंड्स, जब भी प्रकाश की किरणें किसी समतल जगह, याद रखना है, जब भी प्रकाश की किरणें किसी समतल जगह पर आती हैं, वहां से टकराती हैं और फिर उसी दिशा में चली जाती है जिस दिशा से वो आई थी, तो उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। समझ रहे हैं आपको बातों को, ठीक है ना। जब प्रकाश की किरणें किसी समतल चिकने जगह पर हिट करती है, ठीक है ना, जैसे कोई भी कांच हुआ या फिर कोई भी मिरर हुआ, दर्पण हुआ, ठीक है ना, याद रखना है, तो उसमें आखिर जो परावर्तन होता है वह बिल्कुल उसी दिशा में चला जाता है जिस दिशा से आखिर सूर्य के प्रकाश आए थे, ठीक है ना। और एक परावर्तन होता है अनियमित परावर्तन या फिर विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन में होता क्या फ्रेंड्स, यहां पर नियमित परावर्तन में आपका जो पृष्ठ होगा जिस पर से प्रकाश की किरणें हिट करेगी, टकराएगी, वह समतल होगा। लेकिन अनियमित परावर्तन या फिर विसरित परावर्तन में आपका जो आखिर जो पृष्ठभूमि है वह खुरदरा होगा। खुरदरा होने से क्या होता है फ्रेंड्स, खुरदरा होने से जो प्रकाश की किरणें जो आ रही हैं, ठीक है ना, वो विभिन्न दिशाओं में छिटक जाती है। याद रखना है आपको, समझ रहे हैं आपको बातों को फ्रेंड्स। तो विभिन्न दिशाओं में छिटक जाती है। तो उदाहरण के रूप में अनियमित परावर्तन या फिर विसरित परावर्तन का एक एग्जाम्पल अगर आप बता सकें, तो फ्रेंड्स, जितने भी सारे हम अपने ऑब्जेक्ट्स देख पा रहे हैं घर में, ठीक है ना, आप अपने बुक्स, कॉपीज, पेन, घर में जितने भी आप टाइम देख पा रहे हैं या फिर जो भी आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, आप सिर्फ समान बिल्कुल प्लेन चिकने वाले जगह को छोड़कर जितने भी सारे आप अपने आसपास में घर, पक्षी, जो भी आप देख पा रहे हैं, वह सब विसरित परावर्तन का ही एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, ठीक है ना। विसरित परावर्तन में वस्तुएं में क्या होती है, प्रकाश की किरणें हिट करती है और छिटक जाती है विभिन्न दिशाओं में। लेकिन होता क्या है, आपको यही जानना है कि विसरित परावर्तन में हम घर के अंदर, घर के बाहर जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स है वो देख पा रहे हैं। और नियमित परावर्तन का सबसे अच्छा एग्जांपल है, हम अपने फेस जो है वो मिरर्स में देख पाते हैं। हम लोग कुछ बातें जान लेंगे कि प्रकाश के गमन से संबंधित। तो फ्रेंड्स, जैसा आपने लास्ट के क्लासेस में भी पढ़े थे कि प्रकाश का जो गमन होता है वह बिल्कुल सीधी रेखा में होता है, ठीक है ना। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। इसके लिए आपने एक प्रयोग भी किया था लास्ट के क्लासेस में। मोमबत्ती अगर आप जलाकर रखते हैं, ठीक है ना, और सीधे पाइप से उसे देखने की कोशिश करते हैं, तो आपको मोमबत्ती की जो लौ है जलती हुई वह दिखाई पड़ जाती है। लेकिन जैसे ही पाइप को अगर आप बेंड कर देते हैं, थोड़ा मोड़ देते हैं, तो प्रकाश आप नहीं देख पाते हैं। इससे यह पूरी रूप से प्रमाणित होता है कि प्रकाश का जो गमन होता है वह सीधी रेखा में ही होता है, ठीक है ना। और प्रकाश का जो गमन सीधी रेखा में होता है, इसके अलावा आप बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर देखे होंगे, जैसे जो ट्रेन है, विभिन्न प्रकार के व्हीकल्स, वाहन है, उसके जो हेडलाइट्स होते हैं उस पर आप देखेंगे रात के समय कि जो प्रकाश जो निकल रही है बिल्कुल सीधी रेखा में है, बिल्कुल सीधी रेखा में, ठीक है ना। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि प्रकाश जो होता है वह सीधी रेखा में गमन कर रहा है। अगर आप अंधेरे आकाश में, ठीक है ना, अगर आप टॉर्च देने की कोशिश करें या फिर किसी अंधेरे कमरे में अगर टॉर्च ले जाए, उसको जलाए, तो आप देखेंगे प्रकाश बिल्कुल सीधी तरफ से जा रहा है, ठीक है ना। प्रकाश जो गमन करता है ना फ्रेंड्स, वह सीधी रेखा में करता है। अब आपको जान लेना है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से संबंधित कुछ बातें, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो आखिर किस प्रकार से हो पाता है। जैसे मैंने कहा कि आखिर आप किसी वस्तुओं को देख पाते हैं अपने घर के अंदर, बाहर जो भी वस्तुओं को देख पा रहे हैं वह प्रकाश के परावर्तन के कारण है संभव। और प्रकाश की ही उपस्थिति के कारण आप अपना जो चेहरा है वो मिरर्स में देख पा रहे हैं। यह भी प्रकाश के परावर्तन से ही संबंधित ये बातें हैं, ठीक है ना। इसके बारे में आपने लास्ट के क्लासेस में भी जाने थे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अब आपको जान लेना है कि आखिर आपतित किरण और परावर्तित किरण आखिर होती क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हैं कि जो प्रकाश हो रहा है ना फ्रेंड्स, वह प्रकाश किसी भी ऑब्जेक्ट से आ रही है, या फिर हम मान लेते हैं प्रकाश आने वाली जो प्रकाश है, मान लेते हैं यहां सूर्य है, ठीक है ना। प्रकाश बिल्कुल एक सीधी रेखा में आ रहा है और किसी समतल दर्पण से वह टकरा रहा है, और दर्पण से टकराने के बाद वह एक दिशा को लौट जाता है जिस दिशा से वह आया था, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में भी।
तो यहां पर आपने देखा जो आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है ना, जो सूर्य से आ रही हैं, मान लिया जाए तो उसे हम आपतित किरण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स? उसे हम कह रहे हैं आपतित किरण। और जो किरण परावर्तन के बाद रिटर्न चली जा रही है लौटकर, उसे हम लोग कह रहे हैं परावर्तित किरण। तो फ्रेंड्स, अब आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको जान लेनी है। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हैं कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है वह निम्नलिखित रूप से दो बातों पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है। आपतित किरण, समझना आपको बातों को, ठीक है फ्रेंड्स। आपतित किरण आप देख पा रहे हैं, जो किरण आ रही है, ठीक है ना, किसी सोर्स से, लाइट सोर्स से, आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है ना। आपतित किरण और परावर्तित किरण का जो ठीक है ना, ये एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होती है। आप जैसा आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, आपतित किरण और परावर्तित किरण के कोणों का जो मान होता है वह बिल्कुल बराबर होता है, याद रखना है, ठीक है ना। और साथ में आपको यह बात भी जान लेनी है कि आखिर आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ठीक है ना, यहां से अभिलंब जो खींचा जाता है, ये तीनों एक ही तल में स्थित होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। याद रखना आपको इन बातों को। तो फ्रेंड्स, जैसा आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं कि आखिर अभिलंब क्या है, ठीक है ना। अब हमें जान लेना है कि आखिर अभिलंब क्या है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई प्रकाश किसी बिंदु से आ रही होती है, किसी भी तल को टकरा रही है, मान लिया जाए वो समतल तल है, ठीक है ना, और टकराने के बाद आपतन आपतन आप देख पा रहे हैं, आपतन किरण और परावर्तित जो किरण है, उन दोनों के बीच में एक पॉइंट बन रहा है, यानी वह बिंदु जहां पर प्रकाश आके उस वस्तु से, उस समतल दर्पण से हिट कर रही है, यह बिंदु जो है वह आपतित बिंदु हुआ। और इस बिंदु से जो रेखाएं हम सीधी तरह से मान लिया जाए, ये सीधी रेखा है जिसे हम अभिलंब कह रहे हैं, ठीक है ना। यह परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर होती है जहां से कोई भी रश्मि, कोई भी आखिर प्रकाश की बीम या फिर प्रकाश का समूह वह बिंदु से परावर्तित हो जाता है, उसे हम अभिलंब कह रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब आपको समझना है कि आखिर आपतन कोण और परावर्तक कोण का जो मान होता है वह बिल्कुल एक होता है। आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में फ्रेंड्स, ठीक है ना। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बिल्कुल बराबर ही होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। आपतन कोण, आने वाली जो किरण होती है वह अभिलंब के साथ आपतन कोण को बनाती है, और परावर्तन जो कोण है वह इस अभिलंब के साथ परावर्तन कोण को बनाती है, ठीक है ना। समझना आपकी बातों को। आपतन कोण यदि 60 डिग्री का होता है तो परावर्तन कोण भी वह 60 डिग्री का ही होगा। अगर आपतन कोण, अगर आपतन मान, अगर प्रकाश का अगर 45 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी आपका 45 डिग्री का ही होगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है बहुत ही अच्छे से। दो रूल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं, एक और आप देख पा रहे हैं यहां पर, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसे परावर्तन का नियम कहते हैं, जैसा मैंने फ्रेंड्स आपको कुछ देर पहले ही बताया, ठीक है ना। आपतित जो कोण होती है वह परावर्तित कोण के बराबर होती है। अगर मान लिया जाए कोई रेखा, ठीक है ना, कोई प्रकाश जो है वह आ रही है आखिर 45 डिग्री का एंगल बनाकर, तो वह रिटर्न होगी 45 डिग्री के ही एंगल में, इसे आपको समझना है। और यह एंगल या कोण बनता है अभिलंब, ठीक है ना। अभिलंब पर, अभिलंब को मानकर ही इस कोण को हम बना रहे हैं, जैसा आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। ये अभिलंब किस तरह से आप अपने कॉपीज में खींच पाएंगे आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण के लिए अभिलंब जो आप किस तरह से खींच पाएंगे वहां आपको दिखाया गया है, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको जान लेना है कि आपतन कोण क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा कि अभिलंब के साथ, ये मान लिया जाए अभिलंब है, अभिलंब के साथ आने वाली किरणें जो कोण बनाती है उसे हम आपतित कोण, आपतन कोण कह रहे हैं, ठीक है ना। अभिलंब के साथ ये बनाती है, और अभिलंब के साथ परावर्तित किरण जिस कोण का निर्माण करती है वह, उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है ना, परावर्तित कोण कहते हैं, याद रखना है। यह भी अभिलंब के साथ ही बनती है, याद रखना है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर आपतित किरण,
आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक तल में होते हैं, इस कथन का आखिर क्या मतलब होता है? तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया, ठीक है ना, आने वाली किरणें, ठीक है ना, और परावर्तन होने के बाद जो चली जाती किरणें वे आपतित किरण, ठीक है ना, और आपतन बिंदु यानी वह बिंदु जिस पर आने वाली किरणें मीट कर रही हैं, ठीक है ना, उस सरफेस के साथ, वह हो गया आपतन बिंदु। पर अभिलंब, अभिलंब यानी उस बिंदु को ही हम कह रहे हैं, ठीक है ना, जिस पर अभिलंब बन रहा है वह आपतन बिंदु पर बनेगा फ्रेंड्स। और परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में मौजूद हो रहे हैं। इसके बारे में कई बार आपको पूछा भी जाता है एग्जामिनेशंस में कि आपतन बिंदु, आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब तथा परावर्तित किरणें ये सभी एक ही तल में है, इसका क्या मतलब होता है? तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने समक्ष, अगर आप अपने सामने, ठीक है ना, एक मान लिया जाए एक मिरर रखते हैं, आईना रखते हैं, ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि उस पर जैसे ही आप अपने सामने की तरफ मान लिया जाए धरातल पर एक मिरर आप रख दिए और सामने एक दीवार है, ठीक है ना, तो अगर आप मिरर्स में अगर एक एंगल से अगर आप टॉर्च का लाइट अगर आप छोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि वह जो प्रकाश है वह दीवार पर जाके गिरेगा, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में भी आपतन जो किरण है, ठीक है ना, और परावर्तित किरण, ये दोनों जो है वो एक ही कोण के हैं, ठीक है ना, समझना है, जितनी एंगल से, जितना कोण से यह आ रही है उतनी एंगल से यह रिटर्न भी चली जा रही है, ठीक है ना। अब है आपको कि जान लेना अभिलंब क्या है, तो वह बिंदु जिस बिंदु पर वह प्रकाश जो है परावर्तित हो जा रही है, वह पॉइंट जो है वह अभिलंब, उसी को हम अभिलंब कह रहे हैं। ये तीनों एक ही दिशा में है, यानी मिरर आपका रखा हुआ नीचे का, ठीक है ना, और साथ में जो प्रकाश की किरणें आप टॉर्च से दे रहे हैं, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और मिरर का वह पॉइंट जिसे हम लोग अभिलंब कह रहे हैं, ये तीनों एक ही तल में है, ठीक है ना। ऐसा पिक्चर्स फ्रेंड्स आप अपने कॉपी में भी बना सकते हैं, ठीक है ना, इसे भी आपको याद रखें। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर पार्श्व परिवर्तन आखिर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने जाना कि आखिर समतल दर्पण में हम अपना चेहरा किस परावर्तन से दिख पा रहे हैं, तो वह परावर्तन होगा नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन के कारण ही हम अपना फेस जो है वो मिरर्स में देख पाते हैं। साथ में आपको याद रखना है, जो मिरर जो क्रिएट करता है जिस इमेज को, जिस प्रतिबिंब को, वह होता है आभासी, ठीक है ना, काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं होता है, ठीक है ना। और जितना भी ऑब्जेक्ट मिरर से दूर रखी जाती है, बिल्कुल प्रतीत होता है कि डिस्टेंस जो है उतना ही है, ठीक है ना, सामने और उतना ही डिस्टेंस है, ठीक है ना। मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि कोई ऑब्जेक्ट मान लिया जाए मिरर से अगर 2 मीटर की दूरी पर है, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा 2 मीटर मिरर से और 2 मीटर मिरर से के पीछे, यानी टोटल 4 मीटर की दूरी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सब जो विशेषताएं हैं वह मिरर जो है वो तैयार करती है, दर्पण तैयार करता है। और जितना भी आपका आकार होगा, जितना भी आपका साइजेस होगा, वह जो है बिल्कुल मिरर वैसा ही दिखाएगा, ना छोटा ना बड़ा, ठीक है ना, ये कुछ नहीं बताता, बिल्कुल जैसा ऑब्जेक्ट का साइजेस है वो वैसा ही दिखाता है। लेकिन मिरर में एक विशेषता होती है, मिरर में एक विशेषता होती है पार्श्व प्रतिवर्तन के बारे में, जिसके बारे में अपने लास्ट की क्लासेस में भी पढ़े थे। मिरर्स में के सामने अगर आप राइट हैंड को रेज करते हैं तो आपको पिक्चर्स में लगेगा कि आप मिरर में ऐसा लगेगा कि आप लेफ्ट हैंड को आपने उठाया है, ठीक है ना। अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को अगर रेज करते हैं मिरर के सामने, तो मिरर में लगेगा कि वह राइट हैंड ने रेज किया है, ठीक है ना। इसे हम लोग पार्श्व परिवर्तन कह रहे हैं। मिरर के सामने कई बार जो है वो एम्बुलेंस अगर आप लिख के रखें या फिर अपना ही नाम अगर आप लिख के पकड़े तो बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। इसीलिए गाड़ी में, व्हीकल्स में आप देखेंगे एम्बुलेंस उल्टा तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति अगर ड्राइविंग कर रहा है, ठीक है ना, व्हीकल्स में, तो एम्बुलेंस उसे बिल्कुल सीधा नजर आ जाए और वह उसे आसानी से साइड दे दे। ये आपको समझना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम पार्श्व परिवर्तन कह रहे हैं। अगर मिरर में, ठीक है ना, मिरर में अगर आप मिरर के सामने रहकर आप अपने अगर दाहिने हाथ से, ठीक है ना, याद रखना, दाहिने हाथ से अगर आप बायां कान पकड़ते हैं, दाहिने हाथ से अगर बायां कान को पकड़ते हैं, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपने दाहिना हाथ नहीं, आपने बायां हाथ से, ठीक है ना, आपने बायां हाथ से दाहिने कान को पकड़ा है, ऐसा प्रतीत होगा। बिल्कुल उल्टा जो बदल जाता है, दाहिना हाथ बायां लगेगा और बायां हाथ दाहिना, दाहिना कान बायां लगेगा और बायां कान दाहिना। ये आपको समझना है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा जो सवाल है वो कई बार आपको एग्जामिनेशंस में भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है ना, याद रखना है फ्रेंड्स। अब आपको जान लेना है कि आखिर
परावर्तित प्रकाश को क्या पुनः परावर्तित किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा हाँ। प्रकाश के परावर्तित जो प्रकाश है उसे हम फिर से परावर्तित कर सकते हैं, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं अगर जो भी प्रकाश है वह किसी भी निश्चित वस्तु से आ रही है तो उस प्रकाश को आती हुई प्रकाश की किरणों को हम फिर से परावर्तित कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के रूप में कहा जाए कि जब भी हम किसी सैलून्स में जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो सैलून के सामने अगर मिरर है, ठीक है ना, और पीछे मान लिया जाए कोई मिरर है, आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में, ठीक है ना, तो क्या होगा? तो इन दोनों परिस्थितियों में दोनों मिरर के बीच में आपका सर है, आप है, तो आप देख पाएंगे जो इमेजेस बनेगा वो अनंत बनता है, ठीक है ना। याद रखना, आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, सामने मिरर है, आपके सामने फेस के सामने, और आपके फेस के पीछे भी अगर मिरर है तो आप देख पाएंगे पीछे वाले मिरर में इमेजेस जो है वो बन रहे हैं, काफी सारे अनंत इमेजेस बन रहे हैं, ठीक है ना। वो बनते ही रहेंगे, वो अनकाउंटेबल होंगे, काउंटेबल नहीं होंगे, याद रखना है, ठीक है ना। तो प्रकाश इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि प्रकाश, परावर्तित प्रकाश को आपने फिर से क्या किया, पुनः परावर्तित किया, ठीक है ना, याद रखना है। बहुत समय ऐसा होता है, आपने लास्ट की क्लासेस में भी पढ़े थे कि मान लिया जाए कि आप हैं और आपके साथ कोई और भी दो फ्रेंड्स है, ठीक है ना। प्रकाश के किरणों को एक ने क्या किया, मिरर पर दिया, और फिर उस प्रकाश को आपने इस तरह एंगल किया कि दूसरे फ्रेंड्स के मिरर में जाकर वह हिट हुआ, फिर दूसरे ने किसी और तरफ हिट कर दिया, उससे मोड़ दिया। तो इस तरह से प्रकाश का जो परावर्तन है वो पॉसिबल है। हम परावर्तित प्रकाश को हम पुनः भी फिर से परावर्तित कर सकते हैं, ठीक है ना। याद रखना है आपको इन बातों को, और ऐसा एग्जाम्स में भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। इससे हम क्या कैसे कर पाएंगे, यह समतल दर्पण का यूज करके हम ऐसा कर पाएंगे, ठीक है ना। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे हम लोग और बहु प्रतिबिंब के बारे में जान लेंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं जो दर्पण होते हैं वो जनरली एक दर्पण को बनाता है, एक इमेजेस को बनाता है, एक प्रतिबिंब को बनाता है। अगर दो दर्पण हम ले लें, दो मिरर हम ले लें अपने सामने, ठीक है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट के सामने, ये जिस तरह से दिखाया गया है, यहां पर दो मिरर लिया गया है और उन्हें एक एंगल पर रखा गया है, देख पा रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से रख दिया गया है। तो यह जो इमेज बनेगा, काफी सारा इमेज बनेगा, ठीक है ना। याद रखना है आपको, एक समकोण बनाए या फिर कोई भी कोण भी आप बनाए दोनों मिरर्स को लेकर, तो उसमें आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो इमेजेस है आप देख पाएंगे, ठीक है ना। साथ में आपको याद रखना है कि इस तरह के जो सवाल हैं वो कई बार पूछे जाते हैं। मान लिया जाए यहां पर आप देख पा रहे हैं दो मिरर्स जो है वो ज्वाइन करके रखे गए हैं, ठीक है ना। अगर मान लिया जाए ए और बी, ठीक है ना, ये दो मिरर है जिसे ज्वाइन किया गया है, और ए मिरर में अगर कोई प्रकाश की किरणों को फेंक रहा है वो 30 डिग्री एंगल का है, ठीक है ना। तो 30 डिग्री एंगल से जब फेंका जा रहा है उसे, तो परावर्त उसके बाद वाला जो किरण है, ठीक है ना, उसमें से कितने एंगल में वो बाहर निकलेगा, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण का जो कोण का जो मान होता है वो बिल्कुल बराबर होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो या तो 30 डिग्री है आ रही है और 30 डिग्री में ही रिटर्न होगा, ठीक है ना, 30 डिग्री में ना रिटर्न होगा, ये आपको समझना है। अभिलंब यहां बनेगा आपका, ये 30 डिग्री इक्वल है, ये 30 डिग्री इक्वल है ना इस 30 डिग्री के, लेकिन इस सेकेंडरी यानी नंबर बी वाले मिरर में जो किरण आ रही है वो अब 30 डिग्री का नहीं होगा, याद रखना है। यहां पर यह दूसरा एंगल बना लेती है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो यह जो बन जाएगा यह 60 डिग्री का होगा, याद रखना है। यह 60 डिग्री एंगल से इस पर आ रही है, जैसे ही 60 डिग्री पर आएगी तो परावर्तित भी होगी 60 डिग्री से, यह याद आपको रखना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। और इसका अभिलंब कुछ यहां बनेगा, याद रखना है आपको, ठीक है ना। याद रखना है आपको, ऐसे जो सवाल हैं कई बार पूछे जाते हैं क्योंकि दोनों मिरर्स को आपने ज्वाइन किया है, 30 डिग्री इसके, ठीक है ना, और 30 डिग्री यहां के, आप देख पा रहे हैं। ये जो लाइट सोर्स मान लिया जाए अगर यहां है तो ये 60 डिग्री एंगल पर इस पर आएगी, इस पर पहुंचेगी, इस पॉइंट पर, ठीक है ना। याद रखना है आपको इन बातों को, कई बार ऐसा पूछा भी जाता है, ठीक है ना। और इस तरह से आपको प्रयोग करने के लिए भी कहा जा रहा है कि आप टेप का उपयोग करके दर्पणों को विभिन्न कोण जैसे 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री पर आप जोड़िए और क्रियाकलापों को अपने घर में करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। याद रखना है आपको। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे कि आखिर बहुमूर्तिदर्शी आखिर क्या होता है, जिसे हम लोग कलाइडोस्कोप आखिर कह रहे हैं। बहुत सारे इमेजेस जो हैं वह हमें दिखाई देंगे, आप देख पा रहे हैं, क्योंकि कलाइडोस्कोप की बनावट की जो रचनाएं हैं, ठीक है ना, वो कई बार एग्जाम से पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स कलाइडोस्कोप बनाने के लिए दर्पण चाहिए,
दर्पण आपको चाहिए, लगभग 15 सेंटीमीटर की लंबी, 4 सेंटीमीटर चौड़ी, 3 आयताकार आपको पट्टियां लेनी है, ठीक है ना। और फिर प्रिज्म की आकृति की तरह उसमें बना लेना है, जोड़ लेना है। आप देख पा रहे हैं। फिर मोटा गत्ता लेकर उसे बेलनाकार में, ट्यूब में उसे बना लेनी है, ठीक है ना। और सुनिश्चित करना है कि ट्यूब दर्पण की पट्टियों से थोड़ी लंबी हो। ट्यूब के एक सिरे में गत्ते की एक डिस्क से बंद कीजिए और दूसरा जिसमें भीतर का दृश्य दिखने के लिए क्या हो, एक छिद्र बना हो। अब देख पा रहे हैं इस तरह का कलेडोस्कोप बनेगा, देख पा रहे हैं आप, ठीक है ना। और इसमें कांच की चूड़ियां रहेंगी अंदर, जिससे आप इमेजेस को बड़ी आसानी के साथ काफी सुंदर व बहुमूर्ति दर्शी जो है वो दिखाई देगा। डिस्क को टिकाऊ बनाने के लिए नीचे पारदर्शी प्लास्टिक की एक शीट चिपका दीजिए। ट्यूब के दूसरे सिरे पर समतल कांच का एक वृत्ताकार प्लेट दर्पणों को छूते हुए दृढ़तापूर्वक लगा दीजिए। इस प्रकार प्लेटों पर छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़े डाल दीजिए, रंगीन चूड़ियों, और फिर ट्यूब के एक सिरे को घिसे हुए कांच की प्लेट से बंद कर दीजिए। रंगीन टुकड़ों की हलचल के लिए पर्याप्त जगह रहने दीजिए, ठीक है ना। और कोलाइडोस्कोप आपका तैयार है। तो कोलाइडोस्कोप में अगर आप रंगीन चूड़ी देखते हैं, ये बाजार में भी कई बार मिलता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसका अगर आप यूज करेंगे तो काफी डिजाइनिंग जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। याद रखना है आपको इन बातों को, क्योंकि अंदर उसके अंदर का एक पैटर्न जो होता है वह आपको दिखाई देगा, काफी रोचक भरा होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। जान लेंगे कि आखिर सूर्य का प्रकाश, फ्रेंड्स आप जब सभी जानते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो दिखने में तो बिल्कुल व्हाइट होता है, लेकिन प्रिज्म, अगर आप प्रिज्म से इसे पास कराते हैं तो इसमें आपको 7 डिफरेंट कलर जो है वो आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। उसे बिल्कुल विबजियोर के रूप में फॉर्मेट्स में रखा जाता है ताकि आप इजीली से इसको समझ पाए, ठीक है ना। वायलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है और रेड होता है, ठीक है ना। लाइट्स जो होती है, इसमें से रेड जो लाइट होती है ना, उसमें जो तारतम्य होता है, उसका तारत्व जो होता है लाइट का, वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है ना। उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, किसकी, रेड की। रेड इसीलिए हमें काफी दूर से दिखाई देता है। इसीलिए ट्रेन गाड़ी, अगर आपने रेलगाड़ी देखा होगा तो उसमें ट्रेन में पीछे में एक रेड लाइट आपको ब्लिंकिंग करते हुए नजर आता है, क्योंकि रेड लाइट जो होता है वह काफी दूर से हमें दिखाई देता है, याद रखना है, ठीक है ना। तो अब हम लोग जान लेंगे ह्यूमन आई के बारे में। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, ह्यूमन आई जो होता है फ्रेंड्स बिल्कुल गोलाकार, आप देख पा रहे हैं यहाँ पिक्चर्स, ठीक है ना, बिल्कुल गोल। बाहर से आपको तो एक सफेद दिखाई देता है और अंदर में जो हो रहा है ना, ये फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं एक काला सा स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देता है। इस ह्यूमन आई में वास्तव में हम किस प्रकार से पिक्चर्स को देख पाते हैं, यह भी आपको बताया गया है, ठीक है ना। किस प्रकार से हम पिक्चर्स को देख पा रहे हैं, किस प्रकार से हम रंग को पहचान पा रहे हैं अपनी आंखों की सहायता से, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले हम जान लेंगे कि आखिर ह्यूमन जो आई है ना फ्रेंड्स, उसके विभिन्न प्रकार के भाग है, आप देख पा रहे हैं, जैसे पक्षाभिपेशी, सिलियरी मसल्स, ठीक है ना, परितारिता जो आइरिस, लेंस देख पा रहे हैं, कॉर्निया, ठीक है ना, रेटिना और प्रकाशिक तंत्र जो ऑप्टिक नर्व्स, ये विभिन्न प्रकार के इमेजेस आप देख पा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के भाग हैं ये, ठीक है ना, ये आंखों के भाग हैं। तो आप सभी देख पा रहे हैं हमारा जो आंख वैसे तो गोल होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। और आप देख पा रहे हैं कि आंखों का जो सामने वाला भाग जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, ये कॉर्निया क्या करता है फ्रेंड्स, यह कॉर्निया आखिर सामने से जो भी वस्तुओं से आ रही है प्रकाश, उससे आने देता है और आंखों में प्रवेश करने देता है। ये कॉर्निया के द्वारा ही पॉसिबल होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। और कॉर्निया के ठीक पीछे मौजूद होता है आइरिस, परितारिता, और आइरिस जो होता है वह एक रंगीन भाग है आंख का, ठीक है ना। और आइरिस के बीच में से ही एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम लोग प्यूपिल कह रहे हैं, ठीक है ना, समझना है आपको। और प्यूपिल जो होता है वह छोटा बड़ा होता है, लेकिन आइरिस जो होता है, जो परितारिता होता है, वह क्या करता है, उसका काम है वह कितनी लाइट आ रही है हमारी आंखों में, कितना लाइट हमारी आंखों के अंदर जाना चाहिए, यह कंट्रोल करता है आइरिस, परितारिता, याद रखना है, ठीक है ना। और आइरिस की ही वजह से, यह कई बार आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है, आइरिस की वजह से ही हमारे आंखों के जो कलर होते हैं, किसी का नीला है, किसी का भूरी है, किसी का अलग रंग है, काला है, तो वह आइरिस के ही कारण होता है, याद रखना है आपको फ्रेंड्स बातों को, ठीक है ना। अगर आप देखें
प्यूपिल जो हो रहा है ना, ठीक प्यूपिल के ठीक पीछे आई लेंस है मौजूद। आई लेंस कहने का तात्पर्य जो आप देख पा रहे हैं, जो लेंस मौजूद है उसे हम लोग आई लेंस कह रहे हैं, वह कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है ना, याद रखना है आपको। और वह पारदर्शी होता है जो कि प्रकाश को आने देता है, ठीक है ना। और आई लेंस बिल्कुल वह जुड़ा हुआ होता है सिलियरी मसल्स यानी पक्षाभ पेशी के द्वारा, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। अब है आपको जान लेना कि आखिर आंखों में देखे जाने वाले जो पर्दे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम रेटिना कहते हैं फ्रेंड्स, रेटिना। रेटिना पर ही इमेजेस जो है वो बनते हैं, और रेटिना पर ही क्या होता है ना, रेटिना जुड़ी हुई होती है आखिर ऑप्टिक नर्व से, ठीक है ना। ऑप्टिक नर्व से जुड़ी होती है रेटिना, जिसे हम लोग प्रकाशिक तंत्रिका कह रहे हैं। और रेटिना में काफी सारे सेंसिटिव, बहुत ही सक्रिय कोष पाए जाते हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आपको जान लेना है कि आंखों में एक और पॉइंट होता है जिसे हम लोग अंध बिंदु ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। वो आखिर क्या होता है फ्रेंड्स, तो तंत्रिका तंत्र जो होती है, ठीक है ना, वह एक रेटिना की एक संधि होती है, ठीक है ना। जहां पर तंत्रिका तंत्र रेटिना से जुड़ती है उस वहां पर कोई भी कोशिकाएं नहीं होती हैं, उससे हम लोग अंध बिंदु कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना है। उसे हम लोग अंध बिंदु कहते हैं, कई बार ये एग्जाम्स में आता है। और अंध बिंदु को आप किस तरह से आप देख पाएंगे, ठीक है ना, जैसा आपको बताया गया है, ये अंध बिंदु है। मान अंध बिंदु उसी समय देखा जाएगा जैसे आप इस तरह से एक इस पिक्चर्स को, जो भी आपके बुक्स में है, इसे अगर आप दूर ले जाकर धीरे धीरे अपने आंखों की तरह सामने की तरफ, ठीक है ना, बायां आंख को अगर आप क्लोज करके, आप अपने बाएं आंख को क्लोज करके एक प्लस का चिन्ह और एक गोल का चिन्ह अगर आप अपनी आंखों से दूर ले जाते हैं, अपने हैंड्स के डिस्टेंस ले जाते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपका बाया जो लेफ्ट आई है वो क्लोज होना चाहिए। तो राइट आई से आपको देखना है। आप देखेंगे धीरे धीरे जब दूर से अपने हाथ की दूरी से जब सामने ले आएंगे तो आप एक ऐसा टाइम आएगा जहां आप इस गोल को आप नहीं देख पाएंगे, बिल्कुल आंखों से ओझल हो जाएगा। लेकिन देखना है आपको अपने राइट आई से, इसी को देखना है। लेकिन देखना तो आपको इसी को है राइट आई से, लेकिन एक बिंदु ऐसा आएगा, ठीक है ना, दूर जैसे ही आप ले जाते हैं तो दोनों ही आपको दिखाई देता है, ठीक है ना, देखना लेकिन आप ही को इसी को है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा धीरे धीरे जब आप नजदीक ले आएंगे कि यह जो स्पॉट है वह बिल्कुल आंखों से दिखाई ही नहीं देगा, ठीक है ना। तो इसे हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कह रहे हैं। याद रखना है आपको इन बातों को फ्रेंड्स, ठीक है ना। और साथ में आपको यह बात भी जान लेना है कि रेटिना पर जो इमेजेस बनते हैं, याद रखना है, ठीक है ना, वह होता है यह लगभग 1/16 सेकेंड तक का बना होता है, याद रखना है, ठीक है ना। और 1/16 कहने का तात्पर्य कि 1 सेकेंड्स में, ठीक है ना, 1/16 भाग वाला जो इमेजेस है वो आंख जो है वो देख पाता है, उसे याद रख पाता है, अपने दिमाग पर वह एनर्जी के थ्रू वह उसे भेज पाता है कि हमने आखिर क्या देखा, ठीक है ना। इतनी गतिशील वस्तुओं को वह देख पाता है, ठीक है ना, याद रखना है। इसीलिए वो वीडियोस देखता है। वीडियोस में जो आप देखे होंगे जो इमेजेस होता है, जो प्रतिबिंब होता है, वो काफी स्पीड में होता है ना फ्रेंड्स, वीडियोस में। तो इजीली वह देख लेता है क्योंकि उसमें 1/16 सेकेंड्स तक का वह इमेजेस देखने की पावर होती है आंखों में, इसलिए वह बड़ी आसानी के साथ वीडियोस देख लेता है, क्योंकि जबकि उसमें इमेजेस होते हैं, बहुत सारे इमेजेस होते हैं, ठीक है ना, एक साथ। याद रखना है फ्रेंड्स। अब हमें जान लेना है कि आंख जो है वह कितना वाकई में कितना आखिर अद्भुत यंत्र है जिसकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट्स को देख पाएंगे। मूवीज, सिनेमास, पिक्चर्स, कलरफुल ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, दिन रात में अंतर समझ पाते हैं, ठीक है ना। ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है आखिर हमारे लिए, कितना इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जान लेंगे कि वास्तव में आंख से किसी भी वस्तु को देखने या पढ़ने की जो दूरी होती है वह कितनी होनी चाहिए न्यूनतम, तो वह फ्रेंड्स होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर की। याद रखना है, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी 25 सेंटीमीटर की होती है। ये बात आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, कई बार आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। साथ में आपको यह भी जान लेना है कि आंखों में बहुत समय ऐसा आता है कि जब उम्र बढ़ती रहती है बहुत सारे लोगों को, या फिर बचपन में ही बहुत ऐसा समय देखा गया, आपके भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिसके पास स्पेक्टिकल्स है, चश्मे लग गए हैं, ठीक है ना। वो आपके साथ 8 में ही पढ़ते हैं तो शायद होंगे, या फिर 9 में या फिर 7 में स्पेक्टिकल्स हैं उसके पास। दैट मीन्स
कि उसके आंखों में कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। यानी प्रॉब्लम्स का आखिर हमें सॉल्यूशन करना है। जो भी अगर हमें आंखों में कुछ प्रॉब्लम लगे, हम नहीं देख पाए हैं, तो आंखों को मसलना नहीं है, आंखों को रब नहीं करना है अपने हाथों के द्वारा, उंगलियों के द्वारा। आपको पानी का छिड़काव करना है, स्वच्छ पानी देनी होती है। अगर फिर भी ठीक ना हो, देन आपके पेरेंट्स को बोलना है, वो डॉक्टर के पास ले जाएंगे, जो भी आई स्पेशलिस्ट हैं। याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना। इन आंखों को सही रूप से केयर करना है। बहुत समय ऐसा देखा गया है कि आंख जो होती है वह कुछ हद तक प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, तो उसके लिए विशेष प्रकार के स्पेक्टेकल्स जो है वो लिए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आप सभी जानते हैं कि कभी कभी विशेष रूप से वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है, ठीक है ना, होता है ना ऐसा। और कई समय होता है कि आप ही के उम्र के लड़के जो हैं उससे वह सही से नहीं देख पा रहे हैं, उससे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है ना, एस्टिग्मेटिज्म, विभिन्न प्रकार के रोग जो है आंखों के, दृष्टि दोष जैसे हम लोग कहते हैं, दृष्टि दोष होता है, तो वह दृष्टि दोष हो जाता है, ठीक है ना। आंख का जो लेंस है वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा होता है, ये बात आपको समझना है। पिक्चर्स उससे नहीं दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं किसी को नहीं दिखाई देती हैं, किसी को पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो विभिन्न प्रकार के कारण होते हैं जो हमें आंखों में जनरली ये क्रिएट होते हैं, ठीक है ना। तो चिकित्सा के द्वारा सभी आंखों की जो प्रॉब्लम्स है, समस्या, वह संभव है आज के इस समय में, ठीक है ना। इसे आपको समझना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हमें जान लेना है कि आखिर आंखों की देखभाल हमें किस तरह से करनी है। तो फ्रेंड्स आंखों की देखभाल कई बार ऐसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि आंखों का देखभाल करने के लिए जो भी चश्मा अगर आपको दिया गया, डॉक्टर्स ने आपको कुछ सजेशन दिया, आपको प्रेस्क्राइब किया, तो आपको उचित चश्मे लेना चाहिए, स्पेक्टिकल्स लेना चाहिए, उसका यूज करना चाहिए रेगुलर बेसिस में, हमेशा उसको पहन के रखना है। ना कि केवल आप जब बुक पढ़ें, रीड करें, या फिर जब आप मूवीज देखें, या फिर आप मोबाइल को ऑपरेट करें, ऐसा नहीं है। आपको हर टाइम आपको वियर करके रखना है, ठीक है ना। नेत्रों के लिए बहुत कम लाइट भी हानिकारक है, बहुत ज्यादा लाइट भी हानिकारक है, इसीलिए बहुत शक्तिशाली लेजर वगैरह, लेजर लाइट्स, इसका यूज आपको कभी भी नहीं करना है अपने घर में, ये ठीक है ना। नहीं अपने आंखों के लिए, नहीं आसपास की वस्तुओं को देखने के लिए। काफी हार्मफुल रेज होते हैं लेजर लाइट, काफी एनर्जी भरा होता है उसमें। जनरली सभी लाइट्स एक टोटली एक एक बिल्कुल एक ही लाइंस में वह मूव होती हैं, ठीक है ना। लाइट आप जानते हैं सीधी सरल रेखा में मूव होती है, लेकिन लेजर में जितनी भी सारे लाइट्स होती है ना, वो सब एक ही जगह पर वह बेंडिंग होती है, ठीक है ना। एक ही जगह पर वो आती है, और इससे क्या होता है, पावरफुल लाइट जो है, रेज, वो निकलती है। याद रखना है आपको, लाइट रेज है ना, बिल्कुल बहुत एक जगह पर एकदम बिल्कुल, वो क्या होता है ना, वो एक ही जगह से काफी पावरफुल लाइट सोर्स जो है वो निकल रही है। इसीलिए लेजर लाइट का यूज फ्रेंड्स आपको अपने घर में, ना ही अपने स्कूल्स में, ना ही होम ट्यूशंस में करना है। लेजर लाइट जो है वो अपने से अलग रखना है, और ऐसा याद रखना है कि यह आपके आंख पर कभी भी ना पड़े फ्रेंड्स, याद रखना है, ठीक है ना। इससे काफी नुकसान होगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब हमें जान लेना है कि आखिर सूर्य से किसी भी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को हमें नहीं देखना है, किस तरह हम और केयर कर सकते हैं। और अपने नेत्रों को कभी भी रगड़ना नहीं है, ठीक है ना। याद रखना है स्वच्छ पानी से हमें धोना है, और बार बार आपकी आंखों को धोना है, सुबह शाम, ठीक है ना, धोना है, इसे रब नहीं करना है, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले कहा। और जो भी हम किताब बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं, तो उसको एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है ना, जिससे हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकें लेटर्स को, वर्ड्स को, पिक्चर्स को, ठीक है ना, समझ पाए। तो इस तरह से आप अपने आंखों का केयर कर सकते हैं। और आंख जो होती है, आपने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ी थी कि आंख जो है ना, जो विटामिन ए जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आंखों के लिए, ठीक है ना। रेटिनॉल कहते हैं उसका, नाम है रेटिनॉल, वो रेटिना से रिलेटेड करता है, ठीक है ना। जिसमें गाजर जो होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसको अगर आप खाएं तो आंखों की जो रोशनी है, ठीक है ना, वह काफी सही रहती है। समझना आपको बातों को। और विटामिन ए आपको लेना है, ठीक है ना। आंखों के लिए सबसे एप्रोप्रिएट जो विटामिन है, बिल्कुल सटीक रूप से जो विटामिन है, वह है विटामिन ए, ठीक है ना। ऐसे साग सब्जी लेना है, या फिर ऐसा आपको पदार्थ लेनी है जिसमें विटामिन ए काफी मात्रा में पाया जाता है। इसके लिए गाजर सबसे सही है। इसके अलावा दूध, अंडे, दही आप खा सकते हैं, ठीक है ना। फ्रेंड्स हम लोग कुछ बातें जान लेंगे ब्रेल पद्धति के बारे में। तो फ्रेंड्स ब्रेल पद्धति होता क्या है? तो फ्रेंड्स बहुत ऐसे व्यक्ति हैं, पर्सन्स हैं, जो आंखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो स्पर्श करके, टच करके वो पढ़ाई लिखाई करते हैं, ठीक है ना। तो चाक्षुष वृत्ति आप देख पा रहे हैं, चाक्षुष विकृति युक्त
व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय जो साधन है वो ब्रेल लिपि है। ब्रेल लिपि है, ठीक है ना, याद रखना है। ब्रेल लिपि में 63 पैटर्न्स होते हैं, बिंदु अंकित के पैटर्न होते हैं या फिर छाप होते हैं, वो जो कि अक्षर बिल्कुल बताता है, एबीसीडी बताता है। आप देख पा रहे हैं ब्रेल लिपि में आपको कॉपीज वगैरह, बुक्स वगैरह कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना। ए आप देख पा रहे हैं 6 पैटर्न होता है, ये आप देख पा रहे हैं 6 पैटर्न है, 3 एंड 3 6 है ना, इधर 3 है और इधर 3 है। ए के लिए इस तरह का पॉइंट होता है, सी के लिए इस तरह का पॉइंट होता है, ये उभार होता है कुछ, ठीक है ना। टी इस तरह का होता है, तो सी ए टी कैट वो पढ़ते हैं, ठीक है ना। ए एंड ए होता है, एंड के लिए वो इस तरह लिखते हैं, एंड ए एक उभार है, यहां इस तरह का 6 पैटर्न होता है, लेकिन उभार कुछ इस तरह का होता है, तो कि शॉर्ट में एक साथ वो एंड पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अगर उन्हें कॉमा पढ़ना होता है तो 2 उभार नीचे की तरफ पढ़ेंगे तो यह कॉमा पढ़ेंगे। तो इस तरह पैटर्न जो आप देख पा रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो यह पैटर्न 63 टाइप का होता है ब्रेल लिपि में, जिससे जो बहुत ऐसे ब्लाइंड पर्सन हैं जो नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, समझते हैं, हमारी तरफ देख पाते हैं, हमारी तरफ देख तो नहीं पाते हैं लेकिन बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो जो बुक पढ़ते हैं वो ब्रेल लिपि का होता है। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि आखिर जो लुइस ब्रेल है, ठीक है ना, लुइस ब्रेल जो एक स्वयं एक चक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति थे, उन्होंने ही आखिर इस पद्धति का विकास किया 1821 में, काफी साल पहले फ्रेंड्स, ठीक है ना, याद रखना है, काफी साल पहले इसका आविष्कार हुआ है। लुइस ब्रेल वो भी खुद आंखों से नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना, वो दैट टाइम नहीं देख पाते थे, इसीलिए उन्होंने एक ऐसी लिपि, ऐसे पढ़ने लिखने का एक जरिया बनाया जिससे कोई भी व्यक्ति जो आंखों से नहीं देख पाते वो इजीली पढ़ पाए, ठीक है ना। लुइस ब्रेल याद रखना है, और उन्हीं के कारण इस लिपि या लिखावट या अक्षर पढ़ाई को हम लोग कहते हैं लुइस ब्रेल, ठीक है ना, ब्रेल पद्धति, जिसके उदाहरण से, जिसकी सहायता से कोई भी जो पर्सन जो आंखों से नहीं देख पाते हैं वो पढ़ पाते हैं, ठीक है ना, याद रखना है। वर्तमान पद्धति जो है वह अपनाई गई है 1932 से, ये अपनाया गया है और सभी भाषाओं में है। गणित, वैज्ञानिक, सभी के लिए ब्रेल कोड अलग अलग है, लेकिन उन्हें याद रखना होता है। ए के लिए ऐसा है, बी के लिए उन्हें याद रखना है, क्योंकि वह आंखों से नहीं देख पाते हैं इसलिए वो ज्यादा याद रख पाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना, याद रखना। हमारे इस अर्थ पर बहुत ऐसे पर्सन्स हैं जो आंखों से देख तो नहीं पाते हैं, लेकिन जीवन में, अपने लाइफ में उन्होंने काफी सारे अचीवमेंट्स किए हैं, ठीक है ना। उनमें से ही एक एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, जैसे आप देख पा रहे हैं हेलन ए केलर, आप देख पा रहे हैं हेलन ए केलर, जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ें, ठीक है ना। हेलन ए केलर जो है वो भी आंखों से नहीं देख पाती थी, लेकिन वह भी अपने लाइफ में काफी सारे अचीवमेंट्स किए थे। उसी प्रकार से म्यूजिक इंडस्ट्रीज में, ठीक है ना, रविंद्र जैन आप जानते हैं, वह भी आंखों से नहीं देख पाते थे, लेकिन म्यूजिक्स में वह भी काफी सारे अचीवमेंट्स उन्होंने प्राप्त किए थे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अभी बहुत सारे ऐसे मशीन्स हैं जिनकी सहायता से, ठीक है ना, जो व्यक्ति हैं, चाक्षुष जो विकृति के जो व्यक्ति हैं, जो आंखों से नहीं देख पाते हैं, वो आसानी से कामों को कर पाते हैं, ठीक है ना। फ्रेंड्स अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग जान ले रहे हैं कि आखिर सवाल जो है वो हमें किस तरह से पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर सवाल नंबर 1 में आखिर हमसे क्या पूछा गया है। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, सवाल नंबर 1, प्रश्न नंबर 1, मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं, ठीक है, क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या आप कमरे के बाहर वस्तुओं को देख सकते हैं? व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है कि मान लिया जाए कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं, तो क्या आप कमरे के अंदर की वस्तु को आप देख पाएंगे, ठीक है ना। और फिर आप जैसे ही कमरे के बाहर की आप क्या वस्तुओं को देख पाएंगे, ठीक है ना, ये समझना है और ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। जो भी आपका उत्तर है, हाँ देख पाऊंगा या फिर नहीं देख पाऊंगा, ठीक है ना, तो इसके पीछे क्या रीजन है वो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स चलिए जान ले रहे हैं कि आखिर इस सवाल का उत्तर हमें किस तरह से देना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आपको उत्तर के रूप में लिखना है कि हम किसी भी वस्तुओं को देख सकते हैं जब वस्तु द्वारा परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, लेकिन अंधेरे कमरे में कोई प्रकाश वस्तु से परावर्तित नहीं हो पाती। ये सबसे बड़ा पॉइंट है फ्रेंड्स, समझना है आपको, ठीक है ना, कि हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं जब
वस्तु द्वारा परावर्तित प्रकाश जब तक हमारी आंखों में पहुंचता है तो ही हम उस वस्तु को देख पाते हैं, पेन, पेपर, पेंसिल जो भी है। लेकिन अंधेरे कमरे में ऐसा जो परिस्थिति है वो नहीं हो सकता है, क्योंकि वह कमरा ही अंधेरा है। प्रकाश की अनुपस्थिति में कोई भी प्रकाश नहीं टकराएगा किसी भी वस्तु से और न ही हमारी आंखों तक पहुंचेगी, ठीक है ना। इसलिए हम अंधेरे कमरे में वस्तुओं को देखने में सक्षम नहीं होते, ठीक है ना। आगे लिखना है आपको, लेकिन अगर कमरे के बाहर प्रकाश है तो हम वहां बाहर रखी वस्तुओं को हम देख सकते हैं। बिल्कुल सही। अगर कमरे के बाहर मान लिया जाए कि वह कमरा ही सिर्फ अगर अंधकार है तो सिर्फ कमरे में आप वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। अगर कमरे के बाहर अगर लाइट है, प्रकाश है, तो आप इजीली देख पाएंगे वस्तुओं को, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देख ले रहे हैं कि आखिर प्रश्न नंबर 2 में आखिर हमसे क्या पूछा गया है। फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 2, नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर बताइए। क्या विसरित परावर्तन का अर्थ है कि परावर्तन का नियम विफल हो गए हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इसके बारे में मैंने आपको वीडियोस में भी बताया कि नियमित परावर्तन क्या है, क्या परावर्तन जो है वह विसरित परावर्तन है, ठीक है ना। यानी नियमित परावर्तन क्या है, कौन सा नियम विसरित परावर्तन है, दोनों में अंतर क्या है, ठीक है ना। और उसका क्या, विसरित परावर्तन का क्या अर्थ है कि परावर्तन का नियम विफल हो जाना, क्या ऐसा अगर है तो जो भी आपका आंसर है वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं इस सवाल का उत्तर हमें किस तरह से देना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन दोनों का डिफरेंस बताने के लिए, अंतर बताने के लिए सबसे पहले आपको कॉलम बनाना है, ठीक है ना। कॉलम बना लेना है और देन एक में लिखना है नियमित परावर्तन, दूसरे में विसरित परावर्तन। देन नियमित परावर्तन के नीचे आपको लिखना है कि यह प्रकाश चिकनी पृष्ठों पर आपतित होता है, ठीक है ना। यह आपको लिखना है नियमित परावर्तन में। और वहीं दूसरी तरफ आपको विसरित परावर्तन में लिखना है कि विसरित परावर्तन खुरदरे पृष्ठों से होता है। यानी नियमित परावर्तन तो बिल्कुल स्मूथ सरफेस में होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना, नियमित वाला, ठीक है ना, चिकनी वाले पृष्ठों पर आधारित होता है। वहीं विसरित परावर्तन अगर देखा जाए तो विसरित परावर्तन खुरदरे पृष्ठों से होता है, बिल्कुल सही। और नियमित परावर्तन जो है वह नंबर 2 पॉइंट में आप लिखोगे कि यह किरणें एक विशेष दिशा में परावर्तित होती है। हाँ, एक विशेष दिशा में हो रही है, ठीक है ना, नियमित परावर्तन में आपने वीडियोस में भी जाना। और विसरित परावर्तन जो है यह किरणें अनियमित दिशाओं में परावर्तित हो जाती है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि खुरदरे से वो हिट कर रही है ना। आपतित जो किरण है वह खुरदरे सरफेस से, वह पृष्ठों से वह हिट कर रही है, उसमें जाकर टकरा रही है। और खुरदरा पृष्ठ किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है ना, ऊंचा नीचा गड्ढा वगैरह कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो परावर्तन है, ठीक है ना, यानी आपतित किरण, परावर्तित जो किरण हो रही है वह किसी भी एंगल में, किसी भी साइड्स में हो सकती है, ठीक है ना। नंबर 3 पॉइंट्स में आपको लिखना कि उदाहरण के लिए समतल दर्पण द्वारा बना परावर्तन, और यहां पर विसरित परावर्तन में आप कह सकते हैं उदाहरण के लिए सड़क की सतह से परावर्तन। फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर आगे जो है वह हमें क्या लिखना है, ठीक है ना। आगे जो हमें प्रश्न पूछा गया था उसके उत्तर के रूप में हमें लिखना है फ्रेंड्स कि आखिर विसरित परिवर्तन में सतह की अनियमितता के कारण होता है, ठीक है ना। जो विसरित परिवर्तन होता है फ्रेंड्स वो आप सभी जानते हैं कि आखिर यह परिवर्तन सतह की अनियमितता के कारण होता है। विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का पालन होता है। यह बात भी आपको अपने आंसर शीट्स में लिखनी है फ्रेंड्स, ठीक है ना। फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि आखिर प्रश्न नंबर 3 में आखिर हमसे क्या पूछे गए हैं। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 3, निम्न में से प्रत्येक स्थान के सामने लिखिए। आपको लिखना है कुछ, ठीक है ना। यदि प्रकाश की एक समानांतर किरण पुंज इनसे टकराए तो नियमित परावर्तन होगा या विसरित परावर्तन होगा। प्रत्येक स्थिति में अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, अपने रीजंस को भी बता देना है, ठीक है ना। तो आपको पूछा जा रहा है, कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, आपको बताना है, कुछ कंडीशंस है, ठीक है ना। उसमें आपको बताना है कि आखिर जब भी इनमें प्रकाश की पुंज समानांतर जो है वह टकराएगी तो आखिर क्या, कौन सा परिवर्तन होगा। क्या नियमित परावर्तन होगा या फिर अनियमित परावर्तन होगा या फिर विसरित परावर्तन होगा, वह आपको बताना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर वो पॉइंट आखिर कौन से हैं।
वो पॉइंट है नंबर क पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज, नंबर ख चौक पाउडर, नंबर ग गत्ते का पृष्ठ, नंबर घ संगमरमर के फर्श पर फैला जल, ठीक है ना, नंबर अंगों में दर्पण, और नंबर चौ में है कागज का टुकड़ा, ठीक है ना। ये 6 पॉइंट है। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं इस सवाल का उत्तर हमें किस तरह से देना है। आपको लिखनी है नंबर क के लिए आपको लिखना है कि एक पॉलिश लकड़ी की मेज चिकनी पृष्ठ का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं जब भी एक लकड़ी को पॉलिश किया जाता है तो वह एक चिकनी पृष्ठ का एक उदाहरण बन जाती है, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें उससे परावर्तित होती है तो एक नियमित परावर्तन होता है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। नंबर ख के लिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे नंबर ख में आखिर हमें क्या उत्तर के रूप में लिखना है। हमें लिखना है कि चौक पाउडर में अनियमित पृष्ठ होती है, ठीक है ना, ये पहले हमें लिख देना है। देन आपको लिखना है कि इसलिए जब प्रकाश की किरणें उससे परावर्तित होती है तो एक विसरित परावर्तन होता है। इरेगुलरिटीज जो होती है उसमें चौक्स में बहुत ज्यादा अनियमितताएं काफी ज्यादा होती है, इसलिए जब प्रकाश की किरणें उनसे टकराती है तो जो परावर्तन होता है वह अनियमित या फिर विसरित परावर्तन होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे नंबर ग के लिए आपको उत्तर के रूप में क्या लिखना है। आपको लिखना है एक कार्डबोर्ड में अनियमित पृष्ठ होती है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको लिखना है कि एक कार्डबोर्ड में जो पृष्ठ अगर आप देखे होंगे ध्यान से तो जो पृष्ठ होती है वह अनियमित होती है, ठीक है ना, वह चिकना नहीं होती है, समझना है आपको बातों को। इसलिए जब प्रकाश की किरणें उससे परावर्तित होती है तो एक विसरित परावर्तन होता है, ठीक है ना। जब भी वह टकराती है तो वह विसरित परावर्तन होता है, डिफरेंट जो तरफ जो वो लाइट्स है वो स्प्रेड आउट हो जाती है, फैलने लगती है। आगे बढ़ेंगे नंबर घ के लिए, देख लेंगे कि नंबर घ में आखिर उत्तर के रूप में हमें क्या लिखना है। संगमरमर के फर्श पर फैला जल चिकनी पृष्ठ प्रदान करता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं वैसे तो संगमरमर जो होता है वह काफी चिकना होता है और उसमें फिर से अगर खुरदरा भी हो लेकिन उसमें अगर आप पानी भी अगर उसमें फैल जाता है तो वह चिकनी पृष्ठ का उदाहरण होता है। आप जानते हैं पानी में आप किसी तरह का इरेगुलरिटीज आप नहीं ढूंढ पाएंगे, बिल्कुल चिकना होता है पानी, ठीक है ना। पानी हुआ, तेल होगा, लिक्विड जितने भी सारे वो होते हैं ना जनरली वह चिकनी के ही उदाहरण होते हैं लिक्विड्स, ठीक है ना। तो इसलिए जब प्रकाश की किरणें उससे परावर्तित होती है तो यह एक नियमित परावर्तन होता है। यह बात आपको लिखना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, नंबर घ के बाद देख लेंगे कि नंबर अंगों में जो है वह हमें आखिर किस तरह से उत्तर लिखना है। नंबर अंगों के लिए दर्पण आप सभी जानते हैं, मिरर्स जो होते हैं वह जनरली वह चिकनी पृष्ठ का उदाहरण है, ठीक है ना। इसलिए जब प्रकाश की किरणें उससे परावर्तित होती है तो एक नियमित परावर्तन होता है, और नियमित परावर्तन के कारण ही मैंने आपको वीडियोस में भी बताया फ्रेंड्स, नियमित परावर्तन के कारण ही मिरर्स में, दर्पण में हम अपनी चेहरा को, अपने फेसेस को देख पाते हैं, ठीक है ना, या फिर और भी किसी ऑब्जेक्ट्स को हम देख पाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे नंबर 4 के लिए, देख लेंगे नंबर 4 में जो उत्तर हमें लिखना है वो किस तरह से होगा। कागज का एक टुकड़ा चिकना दिखाई दे सकता है लेकिन इसमें कई छोटी छोटी अनियमितताएं होती हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना, समझना आपकी बातों को। कागज का जो टुकड़ा होता है वह दिखने से तो हमें बहुत ही प्लेन दिखाई पड़ता है, चिकना होता है, ठीक है ना, लेकिन उसमें छोटी छोटी अनियमितताएं होती हैं। इसलिए होता क्या है, जब प्रकाश की किरणें उससे परावर्तित होती है तो वह एक जो परिवर्तन होगा वह होगा विसरित परावर्तन होगा, ध्यान रखना आपको फ्रेंड्स, ठीक है ना। और जो सिनेमा का जो पर्दे होते हैं ना सिनेमा के, वह भी इरेगुलरिटीज होती हैं, वह भी अनियमित होती हैं। तभी इरेगुलरिटीज होने के कारण ही जो सिनेमा हॉल्स में जो हम लोग मूवी देखने जाते हैं तो जनरली क्या होता है, वह सिनेमा हॉल में जो पर्दे पर जो भी चल रही होती है चीजें वह हमें कोई भी व्यक्ति उसे बड़ी ही आसानी के साथ देख पाता है, क्योंकि जो प्रकाश की जो पुंज होती है यानी आपतित किरण जो होती है और परावर्तित जो किरण होती है, परावर्तन में होता क्या है, किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं। इसलिए हर कोने में बैठा आदमी भी बड़ी ही आसानी के साथ सिनेमा में जो भी पर्दे पर चल रहे होते हैं, जो चलचित्र हो रहा होता है, उसे बड़ी ही आसानी के साथ देख पाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे प्रश्न नंबर 4 में आखिर हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 4 आप देख पा रहे हैं, परावर्तन के नियम बताइए, ठीक है ना। परावर्तन के जो नियम है वो आपको बताना है फ्रेंड्स कि आखिर परावर्तन के कौन से नियम है। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि आखिर परावर्तन के कौन कौन से नियम है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स
परावर्तन के नियम के रूप में आपको लिखना है, पहला परावर्तन के नियम आपको हेडिंग देनी है, देन आपको लिखना है पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं। नंबर 1, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऐसा मैंने आपको वीडियोस में भी बताया कि आपतन जो कोण होता है वह परावर्तन कोण के बिल्कुल बराबर होता है। अगर अभिलंब से अगर आप, ठीक है ना, अगर आप देखें जिस पृष्ठ से वह टकराती है, आप देखेंगे कि आपतन जो कोण होता है वह बिल्कुल परावर्तन कोण के बराबर होता है, इक्वल ही होते हैं दोनों कोण, ठीक है ना। मान लिया जाए कि यह अगर 45 डिग्री से अगर आ रहा है आपतन कोण, अगर आपतित किरण जो हो रही है वह 45 डिग्री है, ठीक है ना, तो यहां पर आप देखेंगे जो कोण बनाएगा ना वह अभिलंब के साथ वह 45 डिग्री का ही होगा। उसी तरह जब रिटर्न होगी, यानी प्रकाश की पुंज जब यहां से टकरा कर जब, हाँ, प्रकाश की पुंज जब टकराकर जब फैलने लगती है, दूसरी तरफ जाने लगती है, तो क्या होगा, यहां पर जो कोण बनेगा वह भी 45 डिग्री का ही होगा, ठीक है ना। इसलिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है ना, समझना आपको बातों को। ये कोण जो होगा ये 45 इसके समान होगा, ये 45 डिग्री इस 45 डिग्री के समान है, इक्वल है, समझना आपको बातों को, ठीक है ना। और नंबर 2 पॉइंट्स में फ्रेंड्स आपको लिखना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु, मैंने बताया था आपको फ्रेंड्स, ये आखिर आपतन जो बिंदु है वो आखिर क्या होता है, ये पॉइंट होता है फ्रेंड्स आपतन बिंदु का, जिस पॉइंट पर प्रकाश की पुंज, ठीक है ना, प्रकाश की किरण जिस पॉइंट पर मीट कर रही है, देख पा रहे हैं, जिस सतह पर जब प्रकाश की पुंज आ रही है, टकरा रही है, वह पॉइंट हो रहा है। परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको वीडियोस में भी बताया फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे कि आखिर सवाल नंबर 5 में आखिर हमसे क्या पूछा गया है। अब देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 5, यह दर्शाने के लिए कि आपतित किरण, अब देख पा रहे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ठीक है ना, एक ही तल में होते हैं, एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। आप कैसे यह बताएंगे कि आखिर आपको दिखाना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये तीनों, ठीक है ना, अभिलंब एक ही तल में ये आखिर उपस्थित हो रहे हैं, ठीक है ना। ये आपतन बिंदु, ध्यान से समझना फ्रेंड्स, आपतन बिंदु पर ही अभिलंब जो होता है वो खींचा जाता है, ठीक है ना, जिस पॉइंट पर प्रकाश की किरणें आ रही हैं और उस परावर्तक तल से हिट कर रही हैं, वह पॉइंट ही हो रहा है कि आखिर अभिलंब, याद रखना है। तो आपको ये क्रियाकलाप के माध्यम से बताना है कैसे ये पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स आपको लिखना है कि किसी मेज या ड्राइंग बोर्ड पर सफेद कागज की एक शीट लगाइए, एक कंघा लीजिए और इसके बीच के एक दांतों को छोड़कर सभी खुले स्थान को बंद कर दीजिए, ठीक है ना। देन क्या करना है, इस कार्य के लिए आप काले कागज की एक पट्टी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। कंघे को कागज की शीट के लंबवत पकड़िए, जिस तरह पिक्चर्स में भी आप दिखाया गया है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। और फिर क्या और करना है, एक टॉर्च की सहायता से प्रकाश डालिए। टॉर्च तथा कंघी के थोड़े से संयोजन के बाद आप कंघे के दूसरी ओर कागज की शीट अनुदिश प्रकाश की एक किरण देखोगे, ठीक है ना। कंघे तथा टॉर्च को इस स्थिति में स्थिर रखिए, प्रकाश किरण के गमन पथ के सामने समतल दर्पण की एक पट्टी रखिए। शीट मेज के सहारे, मेज के किनारे से थोड़ी बाहर निकलती हुई होनी चाहिए और शीट के बाहर निकले भाग को बीच में से काटिए। परावर्तित किरण को आप देखिए, सुनिश्चित कीजिए कि परावर्तित किरण कागज के बाहर निकले भाग पर भी दिखाई दे। कागज के बाहर निकले उस भाग को मोड़िए जहां पर परावर्तित किरण दिखाई दे रही है। कागज को मूल स्थिति में वापस लाइए। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, आपको ये इस तरह से क्रियाकलाप के माध्यम से आप देख पाएंगे, ठीक है ना। अब देख पा रहे हैं यहां पर जो आप पिक्चर्स जो आपको बताया गया है, किस तरह से कंघा लेना है, ठीक है ना, किस तरह से समतल दर्पण लेना है, यहां पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन जो बिंदु है उसमें से ही आप देख पा रहे हैं जो कागज है ना, जो शीट आप देख पा रहे हैं, ये है अभिलंब। ध्यान से समझना है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में भी, ये वह आपतित किरण, ये वह परावर्तित किरण और ये जो बिंदु बन रहा है फ्रेंड्स, ठीक है ना, आपतित जो बिंदु है यहां पर ही
बनेंगे क्या, ये बनेंगे अभिलंब की स्थिति इसमें से होगी, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप पिक्चर्स, ये सवाल कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है फ्रेंड्स, आपको बताना है, विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग आप बता सकते हैं इसे, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे और आगे आपको क्या लिखना है। इस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना है, जब मेज पर कागज की शीट पूरी फैलाते हैं तो यह एक तल को निरूपित करती है। एक ही तल है, आप देख पा रहे हैं, ये पूरा जो तल है आप देख पा रहे हैं कागज के साथ, ये पूरा ही एक तल है, ये पूरा, ठीक है ना। इस तरह से समान आ रहा है ना, एक ही तल है ये। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये सभी इसी तल में होते हैं। जब हम कागज को मोड़ देते हैं तो हमें एक नया तल बना दिखाई देता है। जब भी आप कागज को मोड़ दे रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कागज को मोड़ दिया गया है, तो ये क्या, एक नया तल हो गया ना आपका, ठीक है ना। समझना आपकी बातों को, उस तल में से भिन्न होता है। ये आपका ओरिजिनल, ये 3D टाइप का लग रहा है, ये 3D है, ठीक है ना ओरिजिनल। ये आपका 2D टाइप का लग रहा है, 2D, ठीक है ना, 2 डायमेंशनल देख पा रहे हैं आप। इस तरह से आया और इस तरह से, और यहां पर जो है वो पूरा नेचुरल लग रहा है, 3D जैसा, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं जब भी आप कागज को मोड़ दे रहे हैं, बिल्कुल आप अभिलंब भी देख पा रहे हैं, आपतित किरण भी देख पा रहे हैं, परावर्तित किरण भी आप देख पा रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि हम एक नया तल बना देते हैं और जो उस तल से भिन्न होता है, जिसमें आपतित किरण तथा अभिलंब स्थित होते हैं, तब हम परावर्तित किरण को नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। समझना आपकी बातों को, यह दर्शाता है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये सभी एक ही तल में होते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखना है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे कि आखिर सवाल नंबर 6 में, ठीक है ना, प्रश्न नंबर 6 में आखिर हमसे क्या पूछा गया है। देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 6, दिए गए स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं कुछ आपको कथन दिए जा रहे हैं जो कि ब्लैंक्स हैं, उस ब्लैंक्स को आपको भरना है, ठीक है ना। जो सवाल है चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर हमसे क्या पूछा गया है। एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से डैश मीटर दूर दिखाई देता है, ठीक है ना। मान लिया जाए जब भी एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर पर एक दूर पर एक मान लेते हैं कोई व्यक्ति खड़ा है, तो वह अपने प्रतिबिंब से डैश मीटर दूर खड़ा दिखाई दे रहा है। तो वह अपने प्रतिबिंब से कितना खड़ा दिखाई देता है फ्रेंड्स, वह अपने प्रतिबिंब से 2 मीटर दिखाई देता है। याद रखना है आपको, क्यों ऐसा हो रहा है। मान ले रहे हैं ये दर्पण है, ठीक है ना, यहां पर जो है वह ह्यूमन का ओरिजिनल आप यहां पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। ओरिजिनल जनरली उसका इमेज कुछ इस तरफ बनता है, ठीक है ना, देख पा रहे हैं। आप देखेंगे जब इस जगह पर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वह इमेज जो है वो इस जगह पर बन रहा है, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर बन रहा है। तो यहां पर ये इसकी दूरी अगर 1 मीटर है तो यहां से भी इसकी दूरी 1 मीटर की ही होती है, वह प्रतीत होता है, ठीक है ना। ये वास्तविक प्रतिबिंब जो है वह नहीं है फ्रेंड्स, समझना है, ये काल्पनिक है, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं जो इमेज बिल्कुल 1 मीटर यहां से और 1 मीटर यहां का, इसलिए 2 मीटर का वो दिखाई देता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे कि आखिर प्रश्न नंबर बी में आखिर हमसे क्या पूछा गया है। यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से अपने डैश कान को छुएं तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आपका दायां कान डैश हाथ से छुआ गया है। याद रखना है, हमेशा इसमें वो उल्टा दिखाई देता है, किसमें, मिरर्स में। तो इसीलिए जब दाहिना हाथ, ठीक है ना, ध्यान से समझना है, अपने दाहिने हाथ से जो अपने बाएं कान को छुएंगे, ठीक है ना, दाहिने हाथ से बाएं कान को छुएंगे तो क्या होगा, समतल दर्पण में ऐसा लगेगा कि दायां कान को छुआ गया है, किससे, ना बाएं हाथ से छुआ गया है। समझना आपको फ्रेंड्स, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं उत्तर शीट्स में भी मैंने आपके लिए लिख के रखा है। यदि किसी समतल दर्पण में सामने से खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से बाएं कान को छुएं तो लगेगा ऐसा, क्या लगेगा, कि आपने दाहिना कान छुआ है बाएं हाथ से, ठीक है ना। समझना है आपको बातों को। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे प्रश्न नंबर आखिर सी में आखिर हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर सी आप देख पा रहे हैं, जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी आंखों की जो पुतली की जो साइज होती है वो डैश हो जाता है। मंद प्रकाश में जनरली मैंने बताया फ्रेंड्स आपको वीडियोस में कि आखिर जब भी आप देखेंगे मंद प्रकाश में तो जनरली पुतली क्या करता है ना, वह बड़ा होने की कोशिश करता है और वो
चीजों को समझने की कोशिश करता है या फिर लिखावट को पढ़ने की कोशिश करता है, इसलिए वो बड़ा हो जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लाइट्स है, ठीक है ना, वो आखिर प्रवेश कर पाए, इसलिए वो बड़ा हो जाता है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, यहां आप लिखेंगे बड़ा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे नंबर डी में आखिर हमसे क्या पूछा गया है। नंबर डी, रात्रि पक्षियों के नेत्रों में शलाकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है या कम होती है। तो फ्रेंड्स, रात्रि पक्षियों के नेत्रों में शलाकाओं की संख्या अपेक्षा शंकुओं की संख्या से कम होती है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। जो रॉड और कोन्स जो होते हैं, ये कोन्स है, ठीक है ना, और ये है रॉड्स। तो क्या होती है, जो रॉड्स की संख्या की अपेक्षा जो कोन्स की संख्या वो होती है कम, याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे प्रश्न नंबर 7 में आखिर हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 7 आप देख पा रहे हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला है, ये जो रूल्स रेगुलेशंस है, ये जो सिद्धांत है, वो क्या आखिर हर समय काम करेगा, ये कभी कभी काम करेगा, या फिर विभिन्न दिशाओं में काम करेगा, या फिर कभी नहीं काम करेगा। तो इस सवाल के उत्तर में आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प है सदैव, कभी कभी, नंबर गौ में है विशेष दशाओं में, या फिर कभी नहीं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया काफी बार वीडियोस में कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, चाहे वह कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है ना। तो ये सदैव होगा, हमेशा याद रखना है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 8 के लिए। प्रश्न नंबर 8 में देख लेंगे हमसे क्या पूछा गया है। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है कैसा। इस सवाल के उत्तर में आपको, ठीक है ना, आपको आखिर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है विकल्प के रूप में, ठीक है ना। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है। नंबर क में बताया गया है आभासी होता है, दर्पण के पीछे तथा आवर्धित होता है, बड़ा हो जाता है। या फिर आभासी होता है, दर्पण के पीछे होता है तथा बिंब के साइज के बराबर होता है, ये दिया गया है। नंबर ग में है वास्तविक होता है, या फिर दर्पण के पृष्ठ पर होता है तथा आवर्धित होता है, मैग्निफाइड होता है। नंबर गौ पर है, नंबर घ में है वास्तविक होता है, दर्पण के पीछे होता है तथा बिंब के साइज के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कई बार वीडियोस में बताए, लास्ट के चैप्टर्स में भी, लास्ट के क्लासेस में भी आपने पढ़े थे कि समतल दर्पण जो भी बिंब को बनाता है, जो भी इमेज का फॉर्मेशन करता है, वह क्या होता है, वह आभासी होता है, वह काल्पनिक होता है, वह वास्तविक नहीं होता है, और वह दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है ना। और बिल्कुल बिंब के साइज के आकार का होता है, जैसा भी उस वस्तु का आकार है बिल्कुल वैसा बनेगा, ठीक है ना। ना बड़ा बनेगा ना छोटा बनेगा, बिंब के साइज का ही बिल्कुल बनेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लिखेंगे इसके लिए नंबर ख। आप देख पा रहे हैं नंबर ख जो होगा ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। आभासी होता है, दर्पण के पीछे बनता है तथा बिंब के साइज के बराबर का बनता है। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे कि प्रश्न नंबर 9 में आखिर हमसे क्या पूछे गए हैं। क्लाइडोस्कोप की रचना का वर्णन कीजिए। क्लाइडोस्कोप क्या होता है, उसकी रचना कैसे होती है, उसके बारे में आपको बताना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं इस सवाल का उत्तर हमें किस तरह से लिखना है। फ्रेंड्स, आपको लिखना है क्लाइडोस्कोप बनाने के लिए दर्पण की 3 चौड़ी आयताकार पट्टियां लें, आयताकार रहना चाहिए, रेक्टेंगल लेना चाहिए, और इन्हें प्रिज्म की आकृति के अनुसार आपको जोड़ लेना है। इन्हें गत्ते या मोटे चार्ट पेपर पर बनी एक बेलनाकार ट्यूब में दृढ़ता से लगा दीजिए, पूरा फिक्स कर दीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि ट्यूब दर्पण की पट्टियों से थोड़ी लंबी हो, ठीक है ना। ट्यूब के एक सिरे पर गत्ता की एक ऐसी डिस्क बंद कर दीजिए उसमें कि जिसमें भीतर का दृश्य देखने के लिए एक छिद्र बनाओ, ठीक है ना। डिस्क को टिकाऊ बनाने के लिए इसमें नीचे पारदर्शी प्लास्टिक की शीट एक चिपका दीजिए, ठीक है ना। ट्यूब के दूसरे सिरे पर एक समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट दर्पणों को छूते हुए दृढ़ता पूर्वक आपको लगा देना, पूरा फिक्स्ड कर देना है। और इस प्लेट पर छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़े, या फिर आप ले सकते हैं कि आखिर रंगीन चूड़ियां, ठीक है ना, रंगीन जो चूड़ियां होती है उसके टुकड़े आप ले सकते हैं। फिर क्या करना है, ट्यूब के एक सिरे को घिसे हुए कांच की प्लेट से बंद कर दीजिए। ट्यूब के एक सिरे को क्या करना है, घिसे हुए कांच की प्लेट से आपको बंद कर देना है। तो यह टोटल जो काम होता है आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। यह टोटल रचनाएं होती है, कंस्ट्रक्शन होता है क्लाइडोस्कोप का, ठीक है ना। इस तरह से आप देख पाएंगे कि उसमें पिक्चर्स में किस तरह से क्लाइडोस्कोप जो है वह काम करता है। विभिन्न प्रकार की आकृतियां जो है वह आपको, विभिन्न प्रकार की काफी सुंदर आकृतियां जो है वह जो चूड़ी है, जो रंगीन चूड़ी है वो बनाएगा, ठीक है ना। आप देख पाएंगे एक छिद्र जिससे देखने के लिए
बनाया गया है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छी रंगकार, विभिन्न प्रकार के आप शेड्स को देख पाएंगे, डिजाइन को आप देख पाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे कि आखिर प्रश्न नंबर 10 में आखिर हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 10 आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 10, मानव नेत्र का एक नामांकित रेखा चित्र बनाइए। रेखा चित्र बनाना है आपको, ड्राइंग करनी है और नामांकन भी करना है, ठीक है ना। तो ह्यूमन आई आप जानते हैं, ठीक है ना, आपने इस चैप्टर्स में भी पढ़ा कि आखिर ह्यूमन आई में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सा आखिर भाग होता है, ठीक है ना। तो ह्यूमन आई का चित्र जो है कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आपको ड्राइंग जो है वो आनी चाहिए और आप इस तरह से ड्राइंग बना सकते हैं, आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में, ठीक है ना। ये आपको पक्षाभ लिखना है, पेशियां लिखनी है, परितारिका, लेंस, आपको डिवाइड, आपको पार्ट्स के नाम बता देने हैं साथ में, ठीक है ना। नामांकन करना है, कॉर्निया और फिर रेटिना, फिर तंत्रिका, प्रकाशिक तंत्रिका, ये आपको बता देना है, ठीक है ना। इस तरह से आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरह से गोल, ठीक है ना। इसमें लेंस भी होता है, सिलियरी बॉडीज होते हैं, कॉर्निया होता है, ठीक है ना, याद रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे प्रश्न नंबर 11 में हम आखिर हमसे क्या पूछे गए हैं, आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 11। गुरमीत लेजर टॉर्च के द्वारा क्रियाकलाप 16.8 को करना चाहता था, उसके अध्यापक ने ऐसा करने से मना किया, क्या आप अध्यापक की सलाह के आधार पर व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स 16.8 को वह करना चाहता है लेजर के माध्यम से, तो अध्यापक, उनके टीचर्स ने मना किया ऐसा करने से, ठीक है ना। क्यों ऐसा कर रहे हैं, उसके टीचर्स क्यों मना कर रहे हैं, वो आपको क्लैरिफाई करना है, वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं इस सवाल का उत्तर आपको किस तरह से लिखना है, ठीक है ना। फ्रेंड्स आपको लिखना है कि लेजर टॉर्च की तीव्रता काफी, इंटेंसिटी काफी तीव्र होती है, क्योंकि जो लेजर होता है ना वो फैलता नहीं है, लेजर लाइट बिल्कुल एक ही पॉइंट पर सभी किरणें बिल्कुल एक ही बिंदु पर जाकर मिलती हैं, ठीक है ना। और इसीलिए कहा जा रहा है कि लेजर लाइट की जो तीव्रता होती है काफी अधिक होती है, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में ऊर्जा होती है और यह आंखों के लिए हानिकारक होती है, इससे स्थायी नुकसान हो सकता है। लेजर टॉर्च को प्रत्यक्ष, ठीक है ना, आप डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से लंबी अवधि तक आप देखना नहीं चाहिए और देख भी आप नहीं सकते। इससे आप कभी भी फ्रेंड्स ट्राई करने की कोशिश नहीं करें आप, ठीक है ना। लेजर लाइट्स काफी काफी एनर्जी उसमें फील्ड होता है, इसलिए आप उसमें देखने की कोशिश ना करें, ठीक है ना। और जो क्रियाकलाप बताया गया है, जो गुरमीत जो कर रहा है लेजर टॉर्च की सहायता से, इसलिए उसके टीचर्स ने, पेरेंट्स ने कहा कि आखिर ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। याद रखना है आपको फ्रेंड्स, मैं भी आपको सलाह दे रहा हूं कि ऐसा आपको कभी भी नहीं करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ ये लेजर लाइट, ठीक है ना, या फिर लेजर टॉर्च, काफी डेंजरस होता है ये, ठीक है ना, आइस के लिए। समझना आपको बातों को। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि आखिर प्रश्न नंबर 12 में हमसे क्या पूछा गया है। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 12, वर्णन कीजिए कि आप अपने नेत्रों की देखभाल आप कैसे करेंगे, कैसे आप केयर करेंगे अपने आइस का, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको आंसर शीट्स में लिखना है कि यह आवश्यक है कि हम अपने नेत्रों की उचित देखभाल हमें करनी चाहिए। यदि कोई अगर समस्या है तो हमें किसी नेत्र के विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए और नेत्र की नियमित जांच भी करवानी चाहिए, ठीक है ना। जो भी आई स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास जाना चाहिए, नेत्रों को आपको बताना चाहिए कि हमें जो आंखों में ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। फिर वो डॉक्टर्स जो है वो खुद व खुद करेंगे, इसका इलाज करेंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए जान लेते हैं कि हम अपने नेत्रों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। पॉइंट वाइज आपको लिखना है, ठीक है ना। आपको नंबर 1 पॉइंट में लिखना है कि यदि परामर्श दिया गया है तो उचित चश्मे का उपयोग करना चाहिए। जो भी अगर आप आंखों को, आइस को अपने किसी भी आई स्पेशलिस्ट के पास अगर आप बताए हैं, उनके पास अगर चश्मा आपको लिख के दिया गया तो उस चश्मे को आपको पहनना है, ठीक है ना। इग्नोर नहीं करना है, चश्मे को पहनना है, ठीक है ना। फिर नेत्रों के लिए कम या बहुत अधिक प्रकाश जो है वह हानिकारक होती है, इसलिए अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा सिरदर्द हो सकता है, तथा सूर्य या फिर किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक तीव्र प्रकाश अथवा लेजर टॉर्च का प्रकाश रेटिना को हानि जो है वह पहुंचा सकता है। कम प्रकाश भी हानि दे सकता है और ज्यादा प्रकाश भी देता है, याद रखना आपको बातों को, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे तो इन सभी से हमको बचना चाहिए, ठीक है ना, याद रखना है आपको। और नंबर 3 पॉइंट में आपको लिखना है कि सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी आप सीधा मत देखिए, ठीक है ना। यह भी आपको कई बार आपको बताया जाता है, ऐसी सलाह दी जाती है कि आपको सूर्य को भी नहीं देखना है, ठीक है ना।
बहुत समय ऐसा होता है कि ग्रहण होते हैं और सूर्य को देखा जाता है, तो ऐसा आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से आपको सन्स को नहीं देखना है फ्रेंड्स, समझना आपको बातों को फ्रेंड्स, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे नंबर नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या लिखेंगे कि हमें अपने नेत्रों को कभी रगड़ना नहीं चाहिए। यदि हमारे नेत्र में कोई धूल के कण अगर चले जाते हैं तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धो लेना चाहिए, ठीक है ना। याद रखना है, अगर फिर भी मान लिया जाए कि पानी को देखकर अगर नहीं सुधार होता है तो कोई डॉक्टर के पास आपको जरूर जाना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है फ्रेंड्स कि आखिर हमें अपने नेत्रों को बराबर, ठीक है ना, या फिर बारंबार आपको क्या करना है, स्वच्छ जल से धोना चाहिए। आप सुबह शाम दोपहर आपको बारंबार आपको, या फिर धूल के कण जब चले जाते हैं तो आपको अपने आईज को केयर करना है स्वच्छ वाटर से, बिल्कुल प्योर वाटर हो, स्वच्छ हो, गंदा नहीं हो, ठीक है ना, आपको धोना है। और नेक्स्ट आप पॉइंट लिखेंगे फ्रेंड्स कि पठन पाठन में सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी पर ही रखकर आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। जो भी आप पढ़ रहे हैं किसी भी लिखावट को, चाहे वह मोबाइल में हो, चाहे वह किसी बुक्स में हो, कॉपीज में हो, तो एक एक पार्टिकुलर डिस्टेंस जो है वो आपको मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है ना, ताकि आईज जो है वो बिल्कुल इजीली वो ग्रास्प कर पाए वो पिक्चर्स को, वो लेटर्स को, ठीक है ना। हमें अपनी पुस्तकों को नेत्रों से बहुत दूर ले जाकर नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। यह भी बात आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे कि प्रश्न नंबर 13 में आखिर हमसे क्या पूछे गए। प्रश्न नंबर 13 आप देख पा रहे हैं, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है ना, तो आपतन कोण का मान आखिर क्या होगा। तो फ्रेंड्स परावर्तित किरण ध्यान से समझना है, परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का अगर कोण बनाती है तो आपतन कोण का जो मान होगा वो आखिर क्या होगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर किस तरह से आगे हमें लिखना है, ठीक है ना, चलिए हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स आपको लिखना है कि हम जानते हैं कि आपतित किरण का कोण परावर्तित किरण के कोण के बराबर होता है, यानी कोण I इक्वल्स टू कोण R, ठीक है ना, एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, ठीक है ना। लेकिन यह दिया हुआ है कि एंगल I प्लस एंगल R इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिर आपको लिखना है एंगल I प्लस एंगल I इक्वल्स टू 90 डिग्री। देन आपको लिखना है यानी टू एंगल I इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है ना। और फिर क्या हो गया, एंगल I इक्वल्स टू 2 नीचे चला जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा 90/2, ठीक है ना। तो आंसर जो आपका आएगा वो होगा 45, याद रखना है, ठीक है ना। तो आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा, तो आपतन कोण का मान हो जाएगा 45, याद रखना है फ्रेंड्स आपको, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे क्या कि प्रश्न नंबर 14 में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 14 आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। यदि दो समानांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हो तो इनके बीच रखी एक मोमबत्ती कितने प्रतिबिंब उसमें होंगे। समानांतर, याद रखना, यदि दो समानांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे गए हैं, ठीक है ना, और इनके बीच रखी एक मोमबत्ती जो होगी वह कितने प्रतिबिंब बनाएगी। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं अगर दोनों तरफ से अगर हम समानांतर अगर आप रख दें मिरर्स को, ठीक है ना, और उनके बीच अगर आप ऑब्जेक्ट को रख दें, ठीक है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो आप अनंत देखेंगे, अनंत, ठीक है ना, आप काउंट नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही कंडीशन होता है सलून्स में, जब हेयर कटिंग के समय आप जाते हैं, अगर आपके सामने भी मिरर हो और पीछे भी मिरर हो, आप देखेंगे बहुत सारे इमेजेस जो है वो आप जो है इमेजेस आप देख पाएंगे, ठीक है ना, कि कोई आप जो है वो बैठे हैं, ठीक है ना, ऐसा इमेजेस काफी बन रहा है, ठीक है ना, अनंत बनेंगे, आप काउंट नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना, काफी सारे बनेंगे। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे प्रश्न नंबर 15 में आखिर हमसे क्या पूछा गया है। आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 15, दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे हैं, ठीक है ना। प्रकाश की एक किरण एक दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, जैसा कि 16.19 में दर्शाया गया है। दूसरे दर्पण पर परावर्तित होने वाली परावर्तित किरण बनाइए। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि आखिर आपतन कोण 30 डिग्री से आ रही है ना फ्रेंड्स, समझना है आपको बातों को, ठीक है ना। तो आप वह परावर्तित किरण जो होगी वह आखिर क्या होगा, यही ना। दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे गए हैं, प्रकाश की एक किरण 30 डिग्री पर कोण पर आपतित हो रही है, ठीक है ना। तो दूसरे दर्पण से परावर्तित होने वाली,
ठीक है ना, दूसरे दर्पण से जो भी किरणें परावर्तित होंगी वह कितने डिग्री का कोण बनाएगी, वो आपसे पूछा जा रहा है। मान लिया जाए यहां पर 30 डिग्री पर आ रही है, तो यहां पर रिटर्न कितना होगा, 30 डिग्री का ही होगा फ्रेंड्स, ये समझना है आपको, ठीक है ना। लेकिन यहां से जैसे देखा जाए तो ये जो आपका मान हो जा रहा है वो 60 डिग्री का हो जा रहा है, ठीक है ना। यहां से तो यहां से अगर 60 डिग्री का अगर आ रही है तो रिटर्न भी 60 डिग्री की ही जाएगी, ठीक है ना। जैसा मैंने आपको उत्तर शीट्स में भी बताया है, आप देख पा रहे हैं, कोई भी अगर प्रकाश की किरण अगर 30 डिग्री में आ रही है तो वह 30 डिग्री में ही वह रिटर्न जाएगी फ्रेंड्स। बार बार मैंने आपको वीडियोस में भी बताया कि आपतन कोण और परावर्तित कोण का जो मान होता है वह बिल्कुल बराबर होता है, ठीक है ना। यहां तक तो सही था, लेकिन जैसे ही हमने यहां पर आप देख पा रहे हैं एक और मिरर्स को लगाया है ना, उसके साथ अटैच कर दिया है, तो यहां पर जो आप कोण देख पा रहे हैं यह 60 डिग्री का हो जा रहा है। 30 + 30 आप देख पा रहे हैं, यह जो एंगल बन रहा है वो 30 का बन रहा है, और यह एंगल हो रहा है वो 30 का हो रहा है। इसलिए इस पॉइंट से जो आ रही है बिंदु, यहां पर जो बनेगा एंगल वो 60 डिग्री के साथ बन आएगा, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं। और यहां से जो रिटर्न होगा वह भी 60 डिग्री का ही बनेगा, ठीक है ना, वो उससे आपको पहले समझना है। यानी ये जो एंगल बना रहा है और इस एंगल, ये दोनों एंगल को ऐड हो जाने के बाद ही आप देख पा रहे हैं ये जो यहां से जब प्रकाश की किरणें ये जो रिसीव कर रही हैं ये मिरर, तो यह 60 डिग्री में रिसीव कर रही हैं, और ये अगर 60 डिग्री में अगर रिसीव कर रही हैं तो परावर्तित भी करेंगी 60 डिग्री में ही ना फ्रेंड्स, इसे आपको पहले समझना है, ठीक है ना। हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि आखिर क्वेश्चन नंबर 16 में आखिर हमसे क्या पूछा गया। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 16, चित्र 16.20 में दर्शाए अनुसार बूझो एक समतल दर्पण के ठीक सामने पार्श्व से कुछ हटकर एक किनारे ए पर खड़ा होता है। क्या वह स्वयं को दर्पण में देख सकता है? क्या वह पी, क्यू तथा आर पर स्थित बिंदुओं के प्रतिबिंब को देख सकता है? समझना है आपको, ठीक है ना फ्रेंड्स। मान लिया जाए कि बूझो एक समतल दर्पण के ठीक सामने पार्श्व से कुछ हटकर एक किनारे ए पॉइंट पर खड़ा है, यहां पर खड़ा है मान लिया जाए, तो क्या वो स्वयं को दर्पण में देख सकता है? यहां पर खड़े होकर बूझो जो पॉइंट ए पर है, क्या वो खुद को देख सकता है, ठीक है ना। या फिर कहा जा रहा है क्या वो स्वयं को देख सकता है, दर्पण में देख सकता है। और सेकेंड क्वेश्चन है क्या वह पी, क्यू तथा आर पर स्थित वस्तुओं को भी उनका प्रतिबिंब क्या देख सकता है, ये आपको पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए जान लेते हैं इस सवाल का उत्तर हमें किस तरह से लिखना है। तो फ्रेंड्स आपको इस सवाल के उत्तर के रूप में आपको लिखना है कि बूझो स्वयं को नहीं दिख सकता क्योंकि वह दर्पण के सामने खड़ा तो नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है ना। हालांकि वह पी तथा क्यू में वस्तुओं को देखने में सक्षम है, क्योंकि पी तथा क्यू से आने वाली जो किरण है वह दर्पण से परावर्तित होकर उसकी आंखों तक पहुंच रही है, तब वस्तु आर से किरण प्रतिबिंब नहीं होती है तथा बूझो तक पहुंचती है, इसलिए वह वस्तु आर को नहीं देख पाएगा। यहां से आपको समझना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। यहां पर मान लिया जाए कि बूझो अगर ए पॉइंट पर है तो यहां पर आप देख पा रहे हैं वह सामने से थोड़ा हटके है, वह किनारे बिल्कुल मिरर के सामने नहीं है, वो मिरर के सामने से थोड़ा हटकर है, ठीक है ना। इसलिए वह तो अपना इमेजेस नहीं देख पाएगा फ्रेंड्स। आप देख पा रहे हैं उसका इमेज इस पॉइंट पर बन रहा है, ठीक है ना, तो वह तो अपना इमेज बिल्कुल ही नहीं देख पाएगा। अब एक क्वेश्चन हुआ पी क्यू आर में से किससे किसे देख पा रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं वह इस एंगल में ही खड़ा है, ये थोड़ा सा एंगल बना रहा है, आप देख पा रहे हैं ना, वह इस एंगल में खड़ा है कि वह इस पी पॉइंट को देख पाएगा। पी पॉइंट पर जो भी व्यक्ति खड़ा है उसे तो देख पाएगा बड़ी आसानी के साथ, और क्यू पॉइंट पर भी देख पाएगा वस्तुओं को, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैंने कहा था आपतन कोण और परावर्तन कोण का जो मान है वो बिल्कुल बराबर हो रहा है ना, आप देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं यहां पर पी पॉइंट से आने वाली किरणें और परावर्तित होकर जाने वाली रिटर्न किरणें बिल्कुल बराबर है, सेम है, यहां पर देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। और अब डीप ग्रीन वाले, ठीक है ना, पी पॉइंट वाले और क्यू पॉइंट वाले जो लाइट ग्रीन है आप देख पा रहे हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण का मान बिल्कुल बराबर है, ठीक है ना, इसलिए वह देख पा रहा है। और पॉइंट आर वाले को वह नहीं दिख पा रहा है क्योंकि आर का जो इमेज है वह मिरर पर बन ही नहीं रहा है, ठीक है ना, वो कहीं पीछे की तरफ बन रहा है, ठीक है ना, जो वह नहीं देख पा रहा है। वह मिरर के एंगल्स में प्रेजेंस जो भी पी एंड क्यू है उन्हें वो बड़ी आसानी के साथ तो देख लेगा, लेकिन आर का इमेज तो बना ही नहीं है मिरर्स पर, ठीक है ना, समझना आपको बातों को फ्रेंड्स, इसीलिए वह नहीं देख पा रहा है उसे,
ठीक है ना, और खुद को ही नहीं देख पा रहा है क्योंकि वह मिरर के सामने तो है ही नहीं, ठीक है ना, वह इस एंगल में खड़ा है कि वह पी एंड क्यू पॉइंट को बड़ी ही आसानी के साथ देख पा रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे कि आखिर प्रश्न नंबर 17 में आखिर हमसे क्या पूछे गए हैं। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 17, ए पर स्थित किसी बिंदु किसी वस्तु के समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। नंबर बी, क्या स्थिति बी से पहली प्रतिबिंब को देख सकती है। नंबर सी, क्या स्थिति सी से बूझो इस प्रतिबिंब को देख सकता है। और नंबर डी, क्या पहली बी से सी पर चली जाती है तो ए का प्रतिबिंब किस ओर खिसक जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, समझना आपकी बातों को। ए पर स्थित किसी वस्तु के समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ए देख पा रहे हैं आप, ठीक है ना, ये 4 आपको सवाल पूछे जा रहे हैं, 4 सवाल का उत्तर आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, ए में जो पूछा जा रहा है उसके उत्तर के रूप में आपको क्या लिखना है, आप चलिए देख ले रहे हैं। स्थिति ए पर वस्तु की छवि दर्पण के पीछे बनेगी, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। यह दर्पण से दूर उसी दूर पर होगा जिस दूरी पर वह वस्तु है, बिल्कुल सही फ्रेंड्स, ठीक है ना। नंबर बी, क्या स्थिति बी से पहली प्रतिबिंब की देख सकती है, तो हां, स्थिति बी में पहली वस्तु को देख सकती है, ठीक है ना, स्थिति बी में पहली वस्तु को देख सकती है क्योंकि ए से परावर्तित किरण बी तक पहुंच जाएगी। नंबर सी, बूझो प्रतिबिंब को देख सकता है क्योंकि उसकी आंखें ए पर एक से परावर्तित किरण को प्राप्त करेगी, ठीक है ना, समझना आपकी बातों को। और यदि हम बी तथा सी से परावर्तित किरणों का पता लगाते हैं तो वो दर्पण के पीछे बिंदु पर परावर्तित होते हैं। छवि ए की स्थिति तब भी बनी हुई है जब पहली बी सी तक चली जाती है। इसे समझने के लिए फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं यहाँ पिक्चर्स में, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में। तो ए पर स्थित किसी वस्तु के समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, तो उसकी स्थिति यहां पर होगी फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं, आपको बताया गया है ए पॉइंट की स्थिति यहां पर होगी, ठीक है ना, ठीक दर्पण के पीछे होगी उतने ही डिस्टेंस पर। अब है नंबर बी, क्या स्थिति बी से पहली प्रतिबिंब को देख सकती है। क्या स्थिति बी से पहली बी से, ठीक है ना, क्या स्थिति बी से पहली प्रतिबिंब को देख सकती है। पहली क्या प्रतिबिंब को देख पा रही है, हाँ जरूर देख पाएगी फ्रेंड्स, ठीक है, हम देख पा रहे हैं। अपतरण कोण और परावर्तित कोण का मान जो बिल्कुल बराबर है, पहली देख पा रही है, ठीक है ना। क्या स्थिति सी से बूझो इस प्रतिबिंब को देख सकता है। सी का जो स्थिति है यानी बूझो की जो स्थिति है वो एक को देख पाएगा, बिल्कुल देख पाएगा, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं। अपतरण कोण परावर्तन कोण का मान बिल्कुल ए से चलने वाली जो किरणें हैं वो टकरा कर हिट होकर उतनी ही एंगल में वो चली आ रही है, तो बूझो भी देख पा रहा है, पहली भी देख पा रही है, तो पहली भी ए पॉइंट को देख पा रही है और बूझो भी देख पा रहा है ए पॉइंट को, ठीक है ना। अब है जब पहली बी से सी पर चले जाती है तो ए का प्रतिबिंब किस ओर खिसक जाता है। जब पहली बी से सी पर चली जाती है, बी से सी पर चले जाती है, जब मान लिया जाए कि यहां से वो यहां पर आ जा रही है, ठीक है ना, तो ए का प्रतिबिंब किस ओर खिसक जाता है। तो फ्रेंड्स, ए का प्रतिबिंब आप देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं ना, ए का प्रतिबिंब जो है वह क्या उसे देख पाएगी ए के प्रतिबिंब को, ठीक है ना। तो ए का तो प्रतिबिंब बिल्कुल पीछे ही बन रहा है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। यहां ए खुद को अगर देखेगी तो खुद को पीछे ही पाएगी, ठीक है ना, समझना आपको बातों को। और ये जो सी है, अगर वह पहली यहां पर चली आती है तो भी वह क्या करेगी, वह आसानी से ही देख पाएगी, समझ रहे हैं आपको बातों को, क्योंकि वह आपतित किरण परावर्तित किरण का मान जो है जब पहली बी से सी पर चली जाती है तो ए का प्रतिबिंब किस ओर खिसक जाता है, ठीक है ना, ये इसी तरफ रहता है, आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं पॉइंट्स इसमें। जब भी वह इस तरफ आएगी तो यहां पर जो है इस पॉइंट पर भी आकर वह ए पॉइंट को देख पाएगी, समझना आपकी बातों को, ठीक है ना।
ये स्थिति बताया गया है आपको क्वेश्चन पेपर में, और आपको आंसर शीट्स में इस तरह से बताना है फ्रेंड्स, ठीक है ना? आप देख पा रहे हैं ए बी, ए अपना रिफ्लेक्ट देख पा रही है, बी भी ए को देख पाएगा और सी भी देख पाएगी, ठीक है ना? और जब बी सी पर चल के आएगी तो भी वह एक को देख ही पाएगी, ठीक है ना? समझना है आपको बातों को। तो फ्रेंड्स, यह था आज का वीडियो फ्रेंड्स, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के वीडियोस में।